एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं पवन कुमार विश्वजीत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। आई वेलकम टू ऑल माय व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर ऑन आवर यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत, जहां मिलती है आपको फिजिकल और स्पोर्ट्स से रिलेटेड हर प्रकार की छोटी बड़ी अपडेट, और इसके साथ में आपको मिलती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की लाइव प्रिपरेशन। तो आप सभी की डिमांड पर, जैसा आप सभी बार बार बोल रहे थे कि जो स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा 10वीं क्लास की कुछ क्वेश्चंस लेके आइए जिसमें बच्चों को हेल्प मिल पाए, क्योंकि अभी रिसेंटली एग्ज़ाम होने वाला है फिजिकल एजुकेशन का क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ, और ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके फिजिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। और साथ में अगर 10th क्लास के स्टूडेंट्स यहाँ पर ये वीडियो देख लेते हैं तो मैं गारंटी यहाँ पर देने वाला हूँ कि आपका जो MCQs का पोर्शन रहने वाला है, वन लाइनर क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं, या फिर कह सकते हैं कि 1 और 2 नंबर वाले जो क्वेश्चंस आपसे मार्क्स के पूछे जाते हैं, वो यहाँ से आपको मिल जाएंगे और आप इजीली एग्जाम्स को क्वालिफाई कर लेंगे। सो यहाँ पर 250 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो पवन कुमार विश्वजीत यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर फॉलो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पर इन वन लाइनर क्वेश्चंस की, और इसके साथ में जहाँ पर भी एक्सप्लेनेशंस की ज़रूरत पड़ेगी तो स्टूडेंट्स मैं आप सभी को एक्सप्लेनेशंस भी देता रहूँगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कितने डेसिबल से अधिक शोर ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। तो अगर 85 डेसिबल से ज़्यादा की जो आवाज़ को अगर हम सुनते हैं, या फिर जो हमारे वातावरण के अंदर एनवायरनमेंट के अंदर अगर इससे ज़्यादा डेसिबल की आवाज़ है, या फिर 85 डेसिबल की जो आवाज़ होती है, वो ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। इट मीन्स आप ये कह सकते हैं कि जो हम डीजे के ऊपर जो गाने बजाए जाते हैं ना, तो उनका डेसिबल बहुत ज़्यादा होता है, जो एक छोटे बच्चे के लिए, या फिर ये कह सकते हैं कि जो नवजात शिशु है, उनके कानों के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। और देखा भी होगा शादी वगैरह, या फिर कोई जलवा पूजन है, कुआं पूजन, या फिर जो बच्चे का कहते हैं नामकरण किया जाता है, उसमें देखते हैं आप कि बहुत ज़्यादा डीजे की आवाज़ की जाती है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। और 20 डेसिबल की आवाज़ है ना, वो हमें नींद से जगाने के लिए काफ़ी होती है। 20 डेसिबल, आप सोच सकते हैं कि 20 डेसिबल कितना होता होगा। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। देखिए, पर्यावरण दिवस और संरक्षण, इस दोनों में आपको थोड़ा सा अंतर करने की ज़रूरत है। देखिए, जो विश्व पर्यावरण दिवस है वो आप सभी को होता है, देखिए नीचे वाले क्वेश्चंस में यहाँ पर दिया ही हुआ है। तो पर्यावरण जो दिवस है वो प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है, और जो संरक्षण दिवस है, इन दोनों में आप अंतर जरूर कर लीजिएगा, तो ये आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो एक तरह से जो TGT PGT एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी यहाँ पर बहुत अच्छा मटेरियल होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि ओजोन गैस के कारण कौन सी झिल्ली नष्ट हो रही है। तो ओजोन को गैस के कारण जो श्लेष्मिक झिल्ली है नष्ट हो रही है। अब ये श्लेष्मिक झिल्ली कौन सी है? देखिए, आपकी नाक है, या फिर कह सकते हैं आपका गला है, एसोफेगस है, आपकी ट्रैकिया है, तो इसके अंदर ना एक म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, तो श्लेष्मिक झिल्ली का मतलब है जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो ओजोन लेयर के नष्ट होने के कारण उसमें भी हमें प्रॉब्लम फील होती है। देखा होगा कई बार आपने, स्टूडेंट्स है या फिर जो छोटे बच्चे हैं, या फिर गर्मी ज़्यादा होने की वजह से, हीट स्ट्रोक होने की वजह से नाक से खून बहना शुरू हो जाता है, जिसको हम नक्सीर बोलते हैं ना। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये कहीं ना कहीं हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारा जो ग्लोबल अभी कह सकते हैं कि जो एक तरह से एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं, इसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु में नाइट्रोजन गैस कितने प्रतिशत होती है। तो जो आपका हवा, जो एनवायरनमेंट में हम सांस लेते हैं, तो इसके अंदर जो हवा के अंदर कह सकते हैं कि जो नाइट्रोजन गैस की मात्रा है ये 78% रहती है, और इसके साथ में 20%, ठीक है 20% है। वैसे तो हम इसको ना 20.9 के समथिंग है, ठीक है, तो हम है ना इसको 21% कर लेते हैं कि 21% हमारी कौन सी है, O2 है, ऑक्सीजन की मात्रा हमारे एनवायरनमेंट में रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है। देखिए, थोड़ी सी सीरीज लंबी होगी, 1 घंटा, तो मान के चलिए कि यार 250 क्वेश्चन है। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी एक घंटे के अंदर आपकी पूरी की पूरी रिवीजन हो जाए, जो भी साथी अभी एग्जाम्स देने वाले हैं, कल या परसों में इनका एग्जाम होने वाला है।
सो पानी को कीटाणु रहित करने के लिए आप क्या दो उपाय करेंगे। वैसे तो बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन आप इन दो को ही लिख सकते हैं कि आप क्या करें। एक तो पानी के अंदर ना लाल दवाई डाल दीजिए, उसकी वजह से जिसको हम क्लोरोक्विन बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको डालते हैं तो इससे आपका क्या होगा कि पानी है शुद्ध हो जाएगा। इसके साथ में पानी को उबाल कर आप शुद्ध कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे मेथड्स हैं जिसके अंदर है पानी के अंदर फिटकरी डालना है, ठीक है, इत्यादि आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्षा ऋतु में पानी के अंदर क्या डालना चाहिए। तो पानी जो वर्षा ऋतु के अंदर जो पानी होता है उसके अंदर है ना क्लोरीन डालना चाहिए। क्लोरीन है या फिर फिटकरी आप उसको कह सकते हैं, इसके साथ में लाल दवाई कह सकते हैं। अब देखिए इसके डालने से होगा क्या, इसके डालने से जो कीटाणु वगैरह होते हैं या फिर कह सकते हैं जो पानी के अंदर बरसाती पानी के अंदर क्या होता है गंदगी पैदा हो जाती है, ठीक है, धूल कण आ जाते हैं, तो वो क्या होगा नीचे बैठ जाएंगे या फिर उसके अंदर कोई भी बैक्टीरिया है जीवाणु है तो वो खत्म हो जाएंगे, जिससे आपका पानी है पीने के लायक रहेगा और आप बीमार नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। देखिए वो क्या था, पर्यावरण दिवस था। ये प्रकृति नेचर को बचाने के लिए है, तो ये प्रतिवर्ष 28 जुलाई को मनाया जाता है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु में सबसे अधिक प्रतिशत में कौन सी गैस होती है। अभी अभी हमने देखा था कौन सी है आपकी 78%, ठीक है। 78% में क्या है, ये है आपकी नाइट्रोजन, ठीक है। इसके बाद में दूसरा नंबर आता है ऑक्सीजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदूषित जल से होने वाले कोई भी दो रोग बताइए। तो देखिए वैसे तो बहुत सारे रोग हैं जो अगर आप दूषित पानी पीते हैं, लेकिन मेनली आपको देखने को मिलता है और जो हमें पता होना चाहिए वो है, एक तो है आपका हैजा और एक है पेचिस। पेचिस के अंदर होता क्या है कि मेनली आपको लूज मोशंस हो जाते हैं अगर आप दूषित पानी पीते हैं, ठीक है। इसके साथ में क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि WHO का पूरा नाम क्या है। तो ये क्वेश्चन है ना जो हमारे क्लास 10th 12th के स्टूडेंट्स हैं इनसे पूछे जाता है, तो यहाँ पर इसको याद रख लीजिएगा। ये क्या है आपकी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है विश्व स्वास्थ्य संगठन, जो एक विश्व स्तरीय संस्था है जो पूरे के पूरे विश्व के अंदर हेल्थ के लिए काम करती है, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाना और स्वास्थ्य रखने के लिए जो आप कह सकते हैं कि टाइम टाइम पे जो गाइडलाइंस जारी करते हैं। जैसे कि अभी कोविड के अंदर भी विश्व स्वास्थ्य संगठन का रोल रहा था कि उसने गाइडलाइन जारी की है, ठीक है, आंकड़े एकत्रित करना, तो ये सभी काम है यहाँ पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि घर बनाने के लिए भूमि कैसी होनी चाहिए। देखिए घर जो बनाया जाता है ना, वैसे तो आपकी कह सकते हैं कि रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं उनसे भी रिलेटेड यहाँ पर हेल्थ और फिजिकल एजुकेशन मीन्स जो स्वास्थ्य शारीरिक शिक्षा है इसके अंदर क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आप घर बनाएंगे तो क्या होगा कि घर जो बनाना है वो एक तो हार्ड सरफेस पे आपको बनाना है, ठीक है। इसके साथ में शुष्क होनी चाहिए। शुष्क का मतलब होता है कि अगर नमी वाली होगी या फिर जिसमें पानी की मात्रा होगी उस पर आप घर बनाएंगे तो घर के अंदर सीलन, ठीक है, नमी और इसके साथ में घर गिरने के चांसेस रहते हैं। तो कभी भी हमें ऐसे स्तर पर घर नहीं बनाना चाहिए। तो ये भी चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रदूषित वायु से होने वाले किन्हीं दो रोगों के नाम बताइए। तो प्रदूषित वायु देखिए अगर वायु के अंदर कोई भी ऐसे बैक्टीरिया वायरस है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है तो प्रदूषित वायु से आपको क्या होगा, दमा होगा और कैंसर होगा। अब प्रदूषित करने वाले कौन कौन से कारक है वो आपको पता है कि वायु को प्रदूषण करने वाले जितने भी हमारे कल फैक्ट्रीज़ हैं इनसे जो धुआं निकलता है, ठीक है, जो ईंट वगैरह पकाने के लिए जो कहते हैं कि आपकी चिमनियाँ वगैरह इस्तेमाल की जाती है, घरों के अंदर जो चूल्हा जलाया जाता है उसमें भी धुआं होता है। तो देखिए भाई खाना खाना तो ज़रूरी है ना, जो गैसेज वगैरह जलती है उसमें भी क्या होता है, धुआं होता है। इसके साथ में जो मोटर व्हीकल्स हैं इनके अंदर भी बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है, ठीक है। तो हमें और कह सकते हैं कि जो फसलों के अवशेष जलाए जाते हैं, वैसे तो किसान अभी नहीं जलाते लेकिन फिर भी हमें जो अवशेष है कम से कम जलाने चाहिए। उनको अगर हम कह सकते हैं उनका अगर कुछ नया प्रोडक्ट बना सके, ठीक है, जो बाई प्रोडक्ट उनका बनता है आप वो बनाने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्वास्थ्य शिक्षा लोगों के स्वास्थ्य से जुड़े व्यवहार से संबंधित है। तो यह कथन किसका है, तो ये कथन सोफी का आया हुआ है, ठीक है भाई। इसमें कोई चेंज भी आपको नहीं करना है, सिर्फ आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य की कौन सी किरणें जल के जीवाणु को नष्ट कर देती है। तो जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती है ये जल के अंदर जो जीवाणु होते हैं इनको नष्ट करने में कारगर होती है, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेज, ठीक है, सूर्य की अल्ट्रा वायलेट रेज। लेकिन वैसे हमारे शरीर के लिए अल्ट्रा वायलेट रेज है वो हानिकारक भी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि गाँवों में स्वास्थ्य संकट का एक प्रमुख कारण क्या है। तो स्वास्थ्य संकट स्वास्थ्य से रिलेटेड, ठीक है, कौन कौन से कारण है। तो एक तो देखिए मादक पदार्थों का सेवन करना, और इसके साथ में आप ये कह सकते हैं कि आजकल जो गांवों के अंदर हम बात कर रहे हैं ना, तो गांवों के अंदर जो फास्ट फूड पहुंच गया है, या फिर ये कह सकते हैं कि खान पान के अंदर चेंजेस आना, ठीक है, खान पान का तरीका बदल जाना, ये भी कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य के लिए चिंताजनक विषय है, ठीक है। आजकल मोटापा, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, ठीक है, और इसके साथ में कह सकते हैं कि जो शुगर की प्रॉब्लम है, तो ये
आप कह सकते हैं कि जो हमारा खान पान है और इसके साथ में जो मादक पदार्थों का सेवन करना, जिसमें सिगरेट है, गुटखा है, बीड़ी है, ठीक है, पान तंबाकू है, इसके साथ में जो ड्रिंक्स वगैरह या कह सकते हैं कि जो अल्कोहल का यूज़ किया जाता है, तो ये भी हमारे और आजकल गाँवों के अंदर भाई आप ये कह सकते हैं कि जो पूरा पूरा जैसे कि पंजाब हो गया, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, इधर आप आ जाइए उत्तर प्रदेश के अंदर है, मध्य प्रदेश के अंदर है, तो इसमें बहुत तरह के अलग अलग तरीके के जो मादक पदार्थ है वो भी गाँवों में पहुँच चुके हैं, जो हमारे लिए एक खतरे की घंटी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वन महोत्सव में चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो वन महोत्सव में चिपको आंदोलन है ये वनों की अवैध कटाई को रोकने से संबंधित है। ठीक है, और ये कह सकते हैं कि ये जो चिपको आंदोलन है, जहाँ तक मुझे याद है, राजस्थान के अंदर खेजड़ी के जो वृक्ष होते हैं, जिसको हम जाटी के वृक्ष भी बोलते हैं, उन खेजड़ी के वृक्षों को बचाने के लिए जैसे कि जो विश्नोई धर्म है वहाँ पर उन लोगों ने इसको चलाया था। और जहाँ तक मुझे याद है, चिपको आंदोलन में होता क्या था कि जब अवैध जो पेड़ काटने के लिए जब लोग जाते थे, या फिर जो राजा है अपने मंत्रियों को या फिर सैनिकों को जब निर्देश देते थे, तो जो लोग हैं वो खेजड़ी के वृक्षों से चिपक जाते थे, तो इसी को चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु हमारे लिए क्यों आवश्यक है? तो भाई वायु आपके लिए इसलिए आवश्यक है कि इसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा होती है, और आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी प्रोसेस है, जितना भी आपका बॉडी फंक्शन काम करता है, वो ऑक्सीजन की हेल्प से ही करता है। ठीक है, जिसके अंदर आपका एनर्जी का प्रोडक्शन होना, ठीक है, आपके बॉडी के ऑर्गन से जितने भी काम करते हैं तो वो ऑक्सीजन पे ही डिपेंड करते हैं। सो दैट वी हैव रिक्वायर्ड ऑक्सीजन। ठीक है, हवा आपके लिए इसलिए ज़रूरी है कि वस्तुओं को जलाने के लिए, अब ये बोला कि वस्तुओं को जलाने के लिए आवश्यक है, इसके साथ में सांस लेने के लिए भी आवश्यक है, इस चीज़ को भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे आसपास का वातावरण कैसा होना चाहिए? तो देखिए, जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं या फिर आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप देखिए लाइफ स्टाइल मीन्स समाज में रह रहे हैं, तो समाज आपका क्या होना चाहिए, वातावरण है वो स्वच्छ होना चाहिए और शांतिमय होना चाहिए। अगर शोर होगा, कोलाहल होगा, ठीक है, प्रदूषित वायु होगी, प्रदूषित जल होगा, ठीक है, प्रदूषित भूमि होगी, तो उस सिचुएशंस में आपका मन भी नहीं लगेगा और आप जो काम करना चाहते हैं या फिर जो आप लाइफ में अचीव करना चाहते हैं वो नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्ति का स्वास्थ्य किस बात पर निर्भर करता है? तो व्यक्ति का स्वास्थ्य है वो आसपास के वातावरण पर निर्भर करता है। अगर आसपास का वातावरण दूषित होगा, ठीक है, प्रदूषित होगा, तो आप भी अपना स्वास्थ्य अच्छे से नहीं बना पाएंगे। विद्यालय की पेयजल टंकी में समय समय पर क्या डालते रहना चाहिए? तो विद्यालय के अंदर, जो स्कूल के अंदर है, आपकी पानी की टंकी एक तो साफ़ सफाई होनी चाहिए। ठीक है, अगर कह सकते हैं कि अगर आप डेली सफाई, देखिए डेली तो वैसे भी पॉसिबल नहीं होती है, अगर आप हफ्ते में नहीं कर पाते तो कम से कम महीने में एक बार तो ज़रूर साफ़ की जानी चाहिए। और इसके साथ में इस पेयजल की टंकी में समय समय पर जो लाल दवाई है वो यूज़ की जानी चाहिए, जिससे क्लोरीन की मात्रा आप जब पानी में डालेंगे तो जो जितने भी जीवाणु है वो नष्ट हो जाएंगे और आप स्वस्थ रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि की उच्चता, ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड मापने की इकाई क्या होती है? तो जो आपकी ध्वनि है उसकी साउंड को मापने के लिए, मेज़र करने के लिए कि कितनी आवाज़ की उच्चता है, इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, डेसिबल में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। जैसे आप ना कह सकते हैं कि जो एनर्जी है उसको यूज़ करने के लिए क्या करते हैं, एनर्जी को काउंट करने के लिए जूल है या फिर कैलोरीज का हम इस्तेमाल करते हैं ना, तो ठीक वैसे ही आपकी जो आवाज़ है, ध्वनि है, उसको मापने के लिए हम डेसिबल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि स्वास्थ्य के कौन कौन से रूप होते हैं या फिर स्वास्थ्य के आयाम कौन से हैं? ठीक है, कौन कौन से रूप है? तो देखिए, जो स्वास्थ्य है ये आपका शारीरिक मीन्स शरीर से रिलेटेड होगा, मानसिक का मतलब है कि आप दिमाग से तंदुरुस्त हो, आपकी सोचने की क्षमता है, ठीक है, आपके डिसीजन लेने की क्षमता सही हो, और इसके साथ में सामाजिक स्वास्थ्य। सामाजिक स्वास्थ्य का मतलब है कि आपके समाज में रिलेशंस कैसे हैं, समाज में आपके अच्छे तालमेल है या नहीं है, अच्छे संबंध है या नहीं है। ठीक है, चाचा ताऊ के संबंध होते हैं, भाई भतीजे के संबंध होते हैं। ठीक है, आपको देखिए कितनी चीज़ें हैं, समाज में एक दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है। ठीक है, आपको सामान लेना है तो आप क्या करेंगे, दुकानदार के पास में जाएंगे। आपको हेयर कट करवाना है तो बार्बर है, हेयर सैलूनर है, उसके पास में जाएंगे। अगर आपको कोई सब्जी वगैरह खरीदनी है तो आप सब्जी वेंडर के पास में जाएंगे। तो हमारे समाज के अंदर जितने अच्छे हेल्दी रिलेशंस होंगे उतना ही आप स्वस्थ रहेंगे। और इसके साथ में भावनात्मक स्वास्थ्य। भावनात्मक स्वास्थ्य का मतलब है कि आप अपने क्रोध, गुस्सा, ठीक है, इसमें एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, फियर है, इमोशंस है, हैप्पीनेस है, सोरोनेस है, कितनी देखिए इमोशंस होते हैं, ये कितनी भावनाएं होती हैं, इन पे आप अच्छे से आपका कंट्रोल है या नहीं है, तो ये आपके भावनात्मक स्वास्थ्य के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य विज्ञान क्या है? तो स्वास्थ्य विज्ञान क्या है? ये स्वास्थ्य विज्ञान एक महत्वपूर्ण जानकारी
देने वाला। अब महत्वपूर्ण जानकारी किसके विषय में देगा, ये आपको स्वास्थ्य के विषय में जो जानकारी देने वाला विज्ञान या शास्त्र है स्वास्थ्य विज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीएनजी का पूरा नाम क्या है। सीएनजी गैस, देखिए आपको पता है ना कि आजकल जो व्हीकल्स होते हैं जो प्रदूषण नहीं फैलाते, जिनसे जहरीली गैसेज नहीं निकलती, तो ये सीएनजी गैस है। ठीक है, तो इस सीएनजी गैस के अंदर होता क्या है, इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वायु प्रदूषण का कोई एक प्राकृतिक स्रोत बताइए। तो वायु प्रदूषण के तो वैसे तो बहुत सारे आपको स्रोत आप इसमें ले सकते हैं। ठीक है, कल फैक्ट्रीज़ है, ठीक है, कार वगैरह है, ठीक है, इनसे धुआं निकलता है। तो आप ये बोल सकते हैं कि एक जो नेचुरल है, नेचुरल क्या है, प्राकृतिक स्रोत यहाँ पर पूछा गया है। तो प्राकृतिक स्रोत के अंदर जो ज्वालामुखी फटते हैं, ज्वालामुखी से जब फटेगा तो अंदर जितनी भी जहरीली गैसेज होंगी पृथ्वी के अंदर है, वो आपकी ऊपरी सतह पर आ जाती है और आपके हवा को प्रदूषित करने का काम करती है। प्रकृति के फेफड़े किन्हें कहा जाता है। तो प्रकृति के फेफड़े वृक्षों को कहा जाता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वच्छ वायु का कोई एक लाभ बताइए। अब देखिए स्वच्छ वायु का तो भाई बहुत सारे लाभ हैं अगर आप लिखना चाहें, लेकिन आपसे एक दो क्वेश्चंस में पूछा गया, एक दो आपसे पॉइंट पूछे गए हैं, तो आप इसमें बता सकते हैं कि जब आप स्वच्छ वायु लेंगे तो आपकी क्या अंदरूनी जो अंग है जिसमें आपके फेफड़े हैं, ठीक है, आपकी कार्य प्रणाली है जो बॉडी की, वो अच्छी रहती है। इसके साथ में आपका मन मस्तिष्क भी अच्छा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण को प्रभावित करने वाले कोई दो कारक बताइए। मीन्स पर्यावरण को इफेक्ट करने वाले कौन कौन से हैं। देखिए एक तो औद्योगिकीकरण जितना होगा उतना ही प्रदूषण, देखिए विकास तो होगा, ठीक है, डेवलपमेंट तो होगी, जितना औद्योगिकीकरण होगा उतना प्रदूषण भी होगा। जिसमें आप देख सकते हैं जो बड़ी बड़ी आपकी सिटीज़ हैं, जो महानगर है, जिसमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, मद्रास, ठीक है, कोलकाता, आप इनको देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रदूषण का जो लेवल है वो बढ़ा हुआ है। और इसीलिए आप कह सकते हैं कि जो बड़े बड़े टावर के रूप में एयर प्यूरीफायर लगाए गए हैं, जिनसे हवा को शुद्ध करने का काम है वो किया जाता है। लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि जो आपने देखा हो ना, इंडेक्स रेट होती है एक हवा का प्रदूषण की, ठीक है, तो वो एयर जो क्वालिटी है, एयर क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा दूषित रहती है। ठीक है, और जैसे ही फसलों की कटाई होगी फिर वो किसानों पर दोष आ जाता है। एक्चुअल में है क्या, औद्योगिकीकरण और जो कल व्हीकल्स जो चलते हैं इनसे बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शहरीकरण, ठीक है, शहरीकरण जितना होगा तो इसमें भी प्रदूषण आपका बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि NMEP का पूरा नाम क्या है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे बन सकता है, जो नेशनल मलेरिया एजुकेशन प्रोग्राम है। ठीक है, वैसे तो एडिकेशन है, एजुकेशन नहीं, एडिकेशन। ठीक है, तो ये जो प्रोग्राम है ना, जहाँ तक मुझे याद है ये 1953 के अंदर है, शुरू किया गया था। ठीक है, नेशनल मलेरिया एडिकेशन प्रोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्वस्थ रहने के लिए हमारे शरीर को किसकी आवश्यकता होती है। ठीक है, या फिर ये क्वेश्चन बनता है आपका कि शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए कैसा भोजन आपको चाहिए। तो स्वास्थ्य को अगर आप अच्छा रखना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको कैसा भोजन चाहिए, संतुलित व पौष्टिक भोजन चाहिए। अब संतुलित या फिर पौष्टिक भोजन कौन सा होता है, तो वो भोजन होगा जिसके अंदर आपकी आवश्यकता के अनुसार, देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, आपकी आवश्यकता, आपके मतलब इंडिविजुअल, व्यक्तिगत आवश्यकता, निजी आवश्यकता। एक खिलाड़ी की आवश्यकता अलग है, एक स्टूडेंट की आवश्यकता अलग है, एक टीचर की आवश्यकता अलग है, एक खेती बाड़ी काम करने वाले किसान की जो खाने की आवश्यकता है वो अलग अलग है। तो आपको जैसी भी आवश्यकता आपके कार्य के अनुसार, कार्यशैली के अनुसार आपको वैसा ही भोजन लेना चाहिए, जिसके अंदर अच्छी उचित मात्रा में, ठीक है, आपके अनुसार, आपकी कार्यशैली के अनुसार है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स और विटामिन और पानी की मात्रा शामिल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन किन किन तत्वों का मिश्रण है। तो प्रोटीन के अंदर मेनली क्या है, आपकी प्रोटीन कार्बन, ठीक है, आपका हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आदि तत्वों से मिलकर बनता है। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन ये क्या करते हैं, आपका प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और प्रोटीन का आपको पता है कि जब टूट जाएगा तो क्या होगा, तो प्रोटीन है ये एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है। ठीक है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ जो हमारे हिंदी के जो स्टूडेंट्स हैं ना क्लास 10th के, उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, पास होना भी कई बार ना मुश्किल हो जाता है, उनको समझ में नहीं आता हम क्या लिखें, और जब बोर्ड एग्जाम्स आते हैं ना तो उसमें बड़ा पजल होते हैं। तो मैं इसीलिए ईजी करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप इसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँ। और अगर मैं सक्सेसफुल हूँ इस चीज़ को करने में तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और शेयर कर दीजिएगा प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ में जो अभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं 1 नाइट 1 फाइट का काम है, ठीक है, तो आप अपनी तैयारी कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कच्चा भोजन स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्यवर्धक रहता है। तो भाई कच्चा भोजन, देखिए
ऐसा भोजन जिसकी गुण के अनुसार उसको पकाया जाना चाहिए। तो ये बोल रहा है कि नहीं, कच्चा भोजन है, स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्यवर्धक नहीं है। लेकिन जिसके अंदर आपका सैलेड वगैरह, देखिए सैलेड है, फ्रूट्स वगैरह है, तो हम क्या करते हैं, इनकी रॉ फॉर्म के उसके अंदर खाते हैं, ठीक है, जैसे आपके सैलेड वगैरह। लेकिन पकाया हुआ भोजन आपको खाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो विटामिन वसा में घुलनशील हैं उनके नाम बताइए, कौन कौन सी विटामिन है। तो विटामिन ए, डी, ई और के, ये आपके क्या है, वसा में घुलनशील रहते हैं। वसा में घुलनशील का मतलब है कि आपकी बॉडी के अंदर, आपके शरीर में अगर वसा की मात्रा होगी, फैट अगर आपकी बॉडी में है, तो ये अच्छे से आपकी बॉडी के अंदर विटामिन ए, डी, ई और के है, ये आपके स्टोर हो जाएंगे, ठीक है, इसको आप संग्रहित कर सकते हैं, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। जब विटामिन अगर जो वाटर सोल्यूबल है, पानी में घुलनशील विटामिन, उनके बारे में भी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपकी बॉडी के अंदर स्टोर हो सकते हैं। लेकिन जो विटामिन पानी में घुलनशील है वो स्टोर नहीं हो सकते, क्योंकि जैसे ही आपकी बॉडी में पसीना आएगा, आपके अंदर पेशाब आप करेंगे, तो उसके थ्रू क्या होता है कि जो विटामिन है वो आपके बाहर निकल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भोजन के कौन से अवयव शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि भोजन के जो पोषक तत्व होते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, मिनरल्स है और आपका विटामिन शामिल रहेंगे। तो इनमें से जो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन है, ये आपको ऊर्जा देने वाले रहते हैं। और सबसे इंस्टेंट ऊर्जा जो आपको मिलती है, ठीक है, तुरंत ऊर्जा, ठीक है, त्वरित ऊर्जा जिसको हम बोलते हैं, तो ये आपको कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, ठीक है। वसा और प्रोटीन है, ये सेकेंडरी, ठीक है, सेकेंडरी हैं, ठीक है। सेकेंडरी का मतलब है कि अगर आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट यूज़ हो जाता है, तो उसके बाद में आपका प्रोटीन और वसा जो है ये खर्च होना शुरू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वसा के कोई 4 स्रोत बताइए। तो वसा के स्रोत मीन्स जहाँ से आपको वसा मिले। तो वैसे तो देखिए, वसा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वसा भी आपकी 3 प्रकार की रहती है, ठीक है, जिसमें सैचुरेटेड, संतृप्त, असंतृप्त और मोनो सैचुरेटेड, ठीक है। तो ये आपकी शामिल रहती है, ठीक है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड, तो इनको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये है आपकी वसा के स्रोत पूछे गए हमसे। तो आपको मूंगफली है, सोयाबीन है, ठीक है, घी, मक्खन है, मछली का तेल है, या फिर कह सकते हैं कि और भी बहुत सारे ऐसे सोर्स है जिसके अंदर आपका वनस्पति तेल आपको या फिर वनस्पति घी आप यूज़ करते हैं, तो इनसे भी आपको क्या मिल जाता है, अच्छी मात्रा में आपको मिलता है यहाँ पर वसा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दालों से आपको क्या मिलता है। तो दालों से आपको क्या मिलेगा, दालों से आपको प्रोटीन मिलता है। जितनी भी आप दाल वगैरह यूज़ करते हो, चाहे चने की है, मसूर की है, मूंग की है, तो इनसे आपको क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बच्चों के किस विटामिन की कमी के कारण रिकेट्स रोग होता है। तो देखिए, अभी मैं लाइव क्लास आप सभी के लिए ले रहा हूं और मैं कोशिश करूंगा कि आप सभी को यहां पर जितने भी क्वेश्चन है जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवाए जाएं, ठीक है। तो चलिए मैं आपसे अभी मिलता हूं और यहां पर जो क्वेश्चन है हम कर रहे हैं अभी 38 नंबर। सो क्वेश्चन में पूछा गया कि बच्चों में किस विटामिन की कमी के कारण रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। तो विटामिन डी की अगर आपकी बॉडी के अंदर कमी हो गई है तो रिकेट्स हो जाएगा। और रिकेट्स में होता क्या है, एक्चुअल में जो छोटे बच्चे होते हैं ना, इनकी हड्डियां हैं अपने आप ही मुड़ने लगती है, हड्डियां कमज़ोर हो जाती है, तो इसी को हम रिकेट्स कहते हैं, ठीक है। इसके साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्कर्वी रोग जो है किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो स्कर्वी रोग है ये विटामिन सी की कमी के कारण होता है। और विटामिन सी आपको मिलेगा कहाँ से, क्वेश्चन ये भी बन सकता है। तो विटामिन सी, जितने भी आपके खट्टे पदार्थ होते हैं, खट्टे फल हैं, तो इनसे आप विटामिन सी ले सकते हैं। विटामिन डी आपको सूर्य की किरणों से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी किन तत्वों का मिश्रण है। तो पानी आपकी किन गैसों का मिश्रण है, या फिर पानी है किन गैसों से आपको मिलता है। तो क्वेश्चन आपसे ये बन रहा है। तो पानी आपको मेनली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दो जो गैसेज हैं, इन तत्वों का मिश्रण रहता है, ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या है, H2O, ठीक है। मीन्स हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स रहेंगे और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल्स रहेगा, तो ये आपका क्या बन जाएगा, आपका पानी बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खून की कमी को क्या कहते हैं। तो खून अगर आपकी बॉडी में कम हो गया है तो इसको रक्तलापता, अरक्तता या फिर एनीमिया के नाम से जाना जाता है। भोजन पकाने का सर्वोत्तम साधन क्या है, या फिर भोजन पकाने की अच्छी विधि क्या है। तो भोजन को आप क्या करें, भोजन को पकाने के लिए साधन है भाप के द्वारा, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा ना, प्रेशर कुकर है, या फिर हम घरों के अंदर भी कोई देगची वगैरह है, या फिर कोई कढ़ाई है, कोई पतीला है, जिसके अंदर हम पकाते तो उसको ढक देते हैं। अब जब ढक देंगे तो उसमें क्या होगा, जो पानी की मात्रा वो भाप बनेगी, तो उससे क्या हो जाएगा, वो खाना है पकेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
खनिज लवण किसकी कमी से हड्डियां कमज़ोर होती हैं? तो कौन सा खनिज है जिसकी वजह से हमारी जो हड्डियां कमज़ोर हो जाती है? तो कैल्शियम फास्फोरस की अगर हमारी बॉडी में कमी हो गई है तो हमारी हड्डियां क्या है, कमज़ोर हो जाएंगी। ठीक है, और हड्डियां अगर कमज़ोर हो गई, कैल्शियम फास्फोरस की कमी हो गई है, तो उन साथियों के लिए भी मैं यहाँ पर बता दूँ कि जो हमारे यहाँ पर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन सभी के लिए भी है, और जो हमारे स्टूडेंट्स सभी 10th क्लास के एग्जाम देंगे तो उनके लिए भी यहाँ पर एक तरह से मैसेज है। तो देखिए, अगर आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम फास्फोरस की कमी हो गई है तो इट मीन्स कि आपकी हड्डियाँ अपने आप ही टूटने लगेंगी। ठीक है, हड्डियों का जो घनत्व है कम हो जाता है, जिसको हम ऑस्टियोपोरोसिस के नाम से जानते हैं, एक डिजीज़ का रूप ले लेती है। और जो हमारे यंग चिल्ड्रंस है, यूथ है, उसके अंदर अगर ये प्रॉब्लम है तो उसको ऑस्टियोमलेशिया के नाम से जाना जाता है। हरी पत्तेदार सब्जियों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो हरी पत्तेदार जो सब्जियां हैं उसके अंदर आप विटामिन सी ले सकते हैं। इसके साथ में आपको विटामिन ई की मात्रा मिलेगी। जो स्प्राउट होते हैं ना, अंकुरित अनाज वगैरह, तो उसमें भी आपका विटामिन ई रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्षात्मक आहार में कौन से अवयव सम्मिलित रहते हैं? रक्षात्मक मीन्स आपके जो शरीर की रक्षा करे, तो इसके अंदर जितने भी विटामिन और खनिज लवण है ये हमारे शरीर के अंदर क्या कह सकते हैं कि एक तरह से रक्षात्मक हमारे पोषक तत्व हैं। ठीक है, जो हमारे शरीर की रक्षा करने का काम करते हैं। कैलोरी क्या है? तो कैलोरी क्या है? कार्य करने की ऊर्जा है। कैलोरी क्या है? कार्य करने की ऊर्जा है। जो हम खाना खाते हैं उस खाने के को काउंट करने के लिए हम क्या करते हैं, कैलोरीज को देखा जाता है कि आपने कितने कैलोरीज खाना लिया है। इट मीन्स कि हमें जो डेली रूटीन में 2500 कैलोरीज की ज़रूरत पड़ती है, इतना हमें खाना खाना चाहिए। ठीक है, जिसमें 2500 कैलोरीज तक आपका खाना बन रहा हो। ठीक है, नॉर्मल पर्सन के लिए। अगर आप एक एथलीट हैं तो भाई आपको लगभग 6000 कैलोरीज तक का खाना लेना पड़ता है। ठीक है, अगर आप एक हार्ड वर्किंग है या फिर कह सकते हैं या आप खेती बाड़ी करने वाले हैं तो भाई आपको कम से कम भी 3500 से लेके 4000 कैलोरीज का खाना खाना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका अलग अलग डिपेंड करेगा। ठीक है, जैसा आपका काम है, जैसा आपका कार्य शैली है, उसी के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त को जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो रक्त को जमाने में विटामिन के आपका सहायक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि रक्तहीनता या एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन ये था ना कि विटामिन के, कई साथी पूछ लेंगे कि सर ये विटामिन के कहाँ से मिलेगा? तो विटामिन के आपको ना वैसे तो कहीं से नहीं मिलेगा। आपकी बॉडी जो भी आप खाना खाते तो वो अपनी बॉडी आपकी खुद जनरेट कर लेती है, इसको खुद बनाती लेती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्तहीनता या एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन, देखिए अब विटामिन बी, जो बी है ना, अब यहाँ पे लिख रखा है कि विटामिन बी की कमी के कारण है एनीमिया होता है। ठीक है, मीन्स रक्तहीनता होती है। तो इसमें भी आपको ध्यान में रखना है कि एक तो फोलिक एसिड है, विटामिन B9, B12 और B6, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको एनीमिया से बचाने के लिए। ठीक है, तो आपका जब खाना खाते हैं तो उसमें विटामिन B6, B12, B9 है, ये होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि जल की कमी से होने वाली बीमारियां कौन सी है? तो डिहाइड्रेशन मीन्स निर्जलीकरण है। पेट से संबंधित बीमारियां जैसे कि कब्ज वगैरह है। ठीक है, अगर आपका बॉडी के अंदर पानी का लेवल कम होगा तो कब्ज ऑटोमेटिकली हो जाएगी। इसके साथ में लो प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, गाठिया एवं एक्जिमा, ठीक है, खुजली का होना और यूरिन इन्फेक्शन मीन्स पेशाब के अंदर इन्फेक्शन। आपने देखा भी होगा जिस दिन आप पानी की मात्रा कम पीते हैं तो आपके पेशाब का कलर है वो चेंज हो जाता है। इसीलिए हमें रेगुलरली अच्छे अमाउंट में पानी पीना चाहिए। 8 से 10 गिलास पानी के होने चाहिए, मीन्स यहाँ पर 2 से 3 लीटर हमें पानी डेली पीना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन ई हमारे लिए क्यों आवश्यक है? तो हमारे लिए विटामिन ई आवश्यक है आपकी कोशिकाओं का निर्माण करने के लिए और सूरज की हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से आपको बचाने में आपकी हेल्प करता है। और विटामिन ई हमारे शरीर के लिए बोल रहा है कि आवश्यक है। अब विटामिन ई को वैसे अगर आपको मैं बता दूं तो इसको कह सकते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर जो आपकी रिप्रोडक्टिव, ठीक है, रिप्रोडक्टिव का मतलब है कि आपके अंदर जो फर्टिलिटी है, फर्टिलिटी विटामिन के नाम से भी इसको जाना जाता है कि आपके जो शरीर के अंदर, ठीक है, पुरुषत्व है या फिर कह सकते हैं कि पुरुषों के अंदर, ठीक है, महिलाओं के अंदर बांझपन और पुरुषों के अंदर जो नपुंसकता है उसको भी रोकने में आपका विटामिन ई हेल्प करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें शक्ति या ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो हमें जो शक्ति ऊर्जा है ये भोजन से प्राप्त होगी, ये आप सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विटामिन की कमी से पुरुषों में नपुंसकता और महिलाओं के अंदर बांझपन हो सकता है? ये देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है ना। ठीक है, तो यहाँ पर जो विटामिन ई की कमी से पुरुषों के अंदर नपुंसकता और महिलाओं के अंदर बांझपन की समस्या पैदा हो जाती है। एक वाक्य में पानी की आवश्यकता के बारे में लिखें। तो भाई आप है ना पानी की आवश्यकता ऐसे लिख सकते हैं कि जल है तो कल है।
ठीक है, इसी तरह से आप इसकी आवश्यकता समझ सकते हैं। तो भाई हमारे शरीर से रिलेटेड है, तो हमारे शरीर से रिलेटेड पानी की आवश्यकता क्या है, हमारे शरीर के अंदर पानी की उचित मात्रा होने से हमारे जो शरीर का तापमान है वो सामान्य रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि साबुत अनाज और गिरीदार फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो साबुत अनाज है और गिरीदार जो फल होते हैं उनमें विटामिन बी है, विटामिन ई, और इसके साथ में आप कह सकते हैं कि वहाँ से आपको ऐसे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जो आपके शरीर के लिए ज़रूरी हैं। और रसदार और खट्टे फलों से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। तो रसदार और खट्टे फल है जिसके अंदर संतरा, नींबू, किन्नू, ठीक है, तो इन सभी से आपको क्या मिलेगा, विटामिन सी प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति के भोजन में प्रतिदिन प्रोटीन की मात्रा कितनी होनी चाहिए। भाई शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, इतनी मेहनत आप सभी के लिए कर रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा तो हक बनता है कि आप भी सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। तो यहाँ पर पूछा गया कि भोजन में प्रतिदिन प्रोटीन की मात्रा कितनी लेनी चाहिए। तो वैसे तो देखिए आवश्यकता अनुसार जैसा आपका काम नेचर मैंने बताया है कि उसके अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पर एक व्यक्ति को सामान्य अवस्था के अंदर हम बात करें तो 70 से लेकर 100 ग्राम प्रोटीन की मात्रा होनी चाहिए, ठीक है। 70 से 100 ग्राम है, तो भाई कहीं पर आपको ये 60 से 70 ग्राम भी लिखा मिल जाएगा, क्योंकि आवश्यकता अनुसार है, ये आपको ज़रूरी रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिकनाई या वसा किसका रासायनिक मिश्रण है। तो चिकनाई वसा जो है ये आपका किसका है, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रासायनिक मिश्रण है, फैट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि चिकनाई या चर्बी कितने प्रकार की होती है। तो ये 2 प्रकार की आपकी है, ठीक है। एक तो होती है वनस्पति, मीन्स आपको जो पेड़ पौधों से, जैसे आपने देखा होगा ना, जो सोयाबीन का तेल है, ठीक है, नारियल तेल है, ठीक है, तो ये सभी क्या है, वनस्पति के अंदर आते हैं, ठीक है, वनस्पति चिकनाई। और एक होती है पशुजन्य, पशु का मतलब है कि जो आपको पशुओं से, ठीक है, मांस से प्राप्त होती है, जैसे आपने देखा होगा ना, चर्बी वगैरह से भी ऑयल वगैरह निकाला जाता है, तो ये आपका इससे रिलेट करेगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दमा एवं गांठिया किस विटामिन की कमी के कारण होते हैं। तो विटामिन बी के कारण है गांठिया और आपका दमा की बीमारी बनती है। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं दोस्तों, और मेरे स्टूडेंट सभी जो भी मुझे अभी सुन रहे हैं, तो बी जो होता है ना, बी प्लस आपका अलग से कॉम्बिनेशन है जिसके अंदर B1, B2, B3, B5, B7, B9, ठीक है, और इसके साथ में फिर आपका आता है B12। तो ये टोटल 8 विटामिन बी होते हैं, 8 विटामिन होते हैं ये, ठीक है, बी कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो इनकी अलग अलग आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। अब जैसे कि गांठिया की हम बात कर रहे हैं, तो गांठिया जो है ये आपका विटामिन B5, B7 और B6 के लिए आपका होना चाहिए, ठीक है, इसमें आपका ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोजन में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व विद्यमान रहता है। तो भोजन के अंदर सबसे जो अधिक मात्रा में तत्व विद्यमान रहता है ये है पानी की मात्रा। अब देखिए आप जब खाना खाते हैं तो कितना पानी पीते हैं, मीन्स एक दिन के अंदर आप जितना खाना खाते हैं उससे ज़्यादा आपको पानी पीने की ज़रूरत पड़ती है। मीन्स हम पूरे दिन में 3 से 4 लीटर पानी पी लेते हैं। तो जो पानी का कह सकते हैं कि मिश्रण है, और कह सकते हैं कि जो आपके खाने के अंदर जो अनुपात है वो अच्छी मात्रा में होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्वस्थ व्यक्ति के भोजन में प्रतिदिन चर्बी या फिर कह सकते हैं कि जो फैट आप लेते हैं ना, वसा आप लेते हैं, घी वगैरह खाते हैं, तो कितना होना चाहिए। तो ये आपकी आवश्यकता के अनुसार 50 से 70 ग्राम की मात्रा में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। तो विटामिन है यहाँ पर 6 प्रकार के। अब कौन कौन से हैं देखिए, एक तो है विटामिन ए, इसके साथ में बी कॉम्प्लेक्स के अंदर मैंने बताया था कि यहाँ पर टोटल ये 8 विटामिन होते हैं। इसके साथ में आ गया है फिर सी, डी, ई और के, ठीक है। तो ये टोटल आपके 6 विटामिन बनते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये मेन विटामिन, और जैसे मैंने बताया ना, अब देखिए ये 8 वाला है, तो आप 8 ये हो गए, ठीक है, 8 और एक 9, 10, 11, 12 और ये टोटल 13। तो टोटल हमारे जो विटामिन है ना, यहाँ पर 6 लिखा हुआ, तो वैसे तो आपके 13 प्रकार के विटामिन है, लेकिन जो विटामिन बी है इसमें बी कॉम्प्लेक्स के नाम से इसको जाना जाता है, क्योंकि इसके अंदर 8 अलग अलग प्रकार के विटामिन B1, B2, B3, B5, B7, B6, B9, B12, ठीक है, इनको आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें कैसा पानी पीना चाहिए। तो हमें भाई ऑब्वियसली शुद्ध और स्वच्छ पानी पीना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि दूध में चर्बी की मात्रा कितने प्रतिशत होती है। अब दूध में जो चर्बी की मात्रा है 3.6% होती है। अब ये 3.6% नहीं, पर 100 ग्राम होती है, ठीक है, इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि दूध में पानी की मात्रा कितनी होती है। तो दूध के अंदर जो पानी की मात्रा है ये 87.5% रहती है। दूध के अंदर प्रोटीन की मात्रा कितनी रहती है। तो 3.4%। अब देखिए जितने भी ये रेशियो दिखाया गया ना, जितने भी यहाँ पर प्रतिशत बताया गया है, ये जो प्रतिशत बताया जाता है ना, ये पर 100 ml रहता है,
ठीक है, इस चीज़ को आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस खनिज तत्व की कमी से रक्त में लाल रक्ताणुओं की कमी होती है। अब देखिए आपकी बॉडी के अंदर ना आरबीसी की कमी हो गई, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी है। ठीक है, हीमोग्लोबिन का मतलब है कि आपकी बॉडी के अंदर जो लोहा है, अब लोहा क्या है, एक मिनरल है, तो ये मिनरल अगर आपकी बॉडी में आयरन कम हो गया है तो इसकी वजह से आपको क्या हो जाएगा, आपकी बॉडी के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, जो लाल रक्त कोशिकाएं आपकी खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जल सबसे शुद्ध होता है, तो वर्षा का जल है और नदियों का पानी है, बिल्कुल शुद्ध होता है, तो इसलिए आप इसको अच्छे से पी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पथरी किस विटामिन की कमी के कारण होती है, तो विटामिन बी की कमी के कारण है आपकी बॉडी के अंदर पथरी बनने लगती है। पथरी का मतलब क्या है, पथरी का भी मैं आपको बता दूं, जो आपके गुर्दे होते हैं ना, गुर्दे के अंदर होते हैं नेफ्रॉन। अब ये नेफ्रॉन क्या होते हैं, इनके अंदर जो कैल्शियम आपने लिया है, कैल्शियम अगर नहीं पच पाता है तो वो पथरी का रूप ले लेता है, जिसको हम कैल्शियम ऑक्सीलेट कहते हैं। अब ये कैल्शियम ऑक्सीलेट एक जगह पे जब जमना शुरू होगा नेफ्रॉन्स के बीच में, तो ये बड़ा प्रॉब्लम करता है, ठीक है, जिसको हम पथरी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमारे शरीर में पानी की कितनी प्रतिशत मात्रा होती है, तो भाई यहाँ पर 60% लिखा हुआ, लगभग लिखा हुआ ना, तो आप इसको 70% कर लीजिएगा। ठीक है, 60 से 70% आप इसको कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भोजन को संपूर्ण भोजन कहा जाता है, तो भाई वैसे तो अगर मैं साइंटिफिकली, ठीक है, अभी तो देखिए 10वीं क्लास के अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं बात करूँ टेक्निकली और साइंटिफिकली, तो दूध को भी हम क्या है, संपूर्ण भोजन नहीं कहते। अब आप कैसे पूछेंगे, तो ये 10वीं क्लास वाले बच्चे हैं, बेचारे पजल हो जाएंगे, तो इनको थोड़ा सा अभी एक बार ठीक ठाक रहने देते हैं। तो भाई दूध को ही संपूर्ण भोजन कहा जाता है, लेकिन फिर भी दूध के अंदर जो विटामिन है, विटामिन कौन सा, सी, ये आपका नहीं पाया जाता। इसी की वजह से हम इसको संपूर्ण आहार की श्रेणी में, अब जो साइंस है, डॉक्टर्स है, वो नहीं रखते, लेकिन फिर भी दूध के अंदर सभी पोषक तत्व हैं आपके विद्यमान रहते हैं, आप इसको पीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पायरिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो पायरिया रोग है, पायरिया मतलब क्या है, आपके दांत है ना, दांत कह सकते हैं कि दांतों का हिलना, अपने मसूड़ों से जगह छोड़ देना, तो ये सभी प्रॉब्लम है आपके दांतों के अंदर होती है। ठीक है, और दांत कुरूप भी हो जाते हैं, तो ये आपका होता है विटामिन सी की कमी के कारण। ठीक है, और स्कर्वी है आपकी स्किन से रिलेट करेगा, जिसमें आपकी जो स्किन है फटने लग जाती है, त्वचा फटने लग जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 ग्राम वसा से कितने कैलोरीज आपको मिलती है, तो 1 ग्राम फैट से आपको 9 कैलोरीज मिलती है, इसको आपको याद रखना है। 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी कैलोरीज मिलती है, तो 4 कैलोरीज है आपको 1 ग्राम प्रोटीन से मिलती है। विटामिन के की कमी की वजह से क्या होता है, तो विटामिन के अगर आपकी बॉडी में कम हो गया तो इसकी वजह से क्या होगा, आपका रक्त जो है, खून है, जब भी आपको चोट लगेगी जमेगा नहीं, अब नहीं जमेगा तो खून बहता रहेगा, जिससे आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, समस्या पैदा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और देखिए क्वेश्चंस जो है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे जो अभी मैं करवाने वाला हूँ। वैसे तो सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ से कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि प्राचीन ओलंपिक खेलों का संबंध है किस देवता से माना जाता है, तो जो प्राचीन खेल हैं इनका संबंध है जीएस देवता से माना जाता है। प्राचीन खेल का प्रारंभ कब हुआ था, तो ये 776 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेल जो है ये किस राजा ने बंद करवाए थे। ठीक है, तो जो ओलंपिक खेल है ये बंद करवाए थे किसने, थियोडोसियस ने, और ये 393 ईस्वी में बंद करवाए गए थे। कई साथी यहाँ पर बोलेंगे कि सर 394 भी लिखा हुआ है, तो भाई कहीं पे 394 लिखा हुआ, कहीं पे 393 लिखा हुआ, तो इसको भी आप एक बार थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। ठीक है, गो थ्रू हो जाएगी, गो थ्रू का मतलब है रैंडमली आप उसको चेक किया कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या प्रारंभ में महिलाओं को ओलंपिक खेलों में भाग लेने की इजाज़त थी, तो बिल्कुल नहीं। जी हाँ, प्रारंभ के अंदर है, प्राचीन ओलंपिक में तो बिल्कुल नहीं थी, और जो प्रारंभिक मीन्स आपका जब 1896 में पहला ओलंपिक आपका खेला गया था, तो इसमें महिलाओं को इजाज़त नहीं थी कि वो इसमें पार्टिसिपेट कर पाएँ। सो प्राचीन ओलंपिक खेलों में तो महिलाओं को भाग नहीं लेने की इजाज़त थी, भाग नहीं ले सकती थी। प्रथम प्राचीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए गए थे, तो जो पहले आपके खेल हैं, प्राचीन ओलंपिक खेल हैं, तो ये ओलंपिया नगर के अंदर आयोजित किए गए थे। ओलंपिक खेलों से हमें क्या संदेश देते हैं, तो ओलंपिक खेल है ये हमें शांति, पवित्रता, मित्रता और आपसी भाईचारे का संदेश देते हैं। प्राचीन ओलंपिक खेल कितने वर्ष बाद करवाई जाती थी, तो ये 4 वर्ष के बाद में आयोजित करवाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन ओलंपिक खेलों में पहली दौड़ कौन सी थी, तो भाई ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है आपका, ये देखिए, तो ये आपका पहले जो सबसे पहले प्राचीन खेलों के अंदर जो पहली दौड़ थी वो कौन सी थी, 200 गज की सीधी दौड़। ठीक है, 200 गज की सीधी दौड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन ओलंपिक खेलों के विजेताओं को किस वृक्ष की
पत्तों से बनी माला या फिर ताज है पहनाया जाता। देखिए कहीं पे माला लिखा मिलेगा, कहीं पे ताज लिखा मिलेगा। तो मुकुट बनाया जाता था, तो उस मुकुट को जो भी विजेता था उसके सर पे सजाया जाता था। तो ये जो मुकुट है किसके पत्तों से बनाया जाता था, तो ये जैतून की पत्तियों का ताज बनाया जाता था। ऑलिव ट्रीज जो है उसकी पत्तियों का ताज बनाया जाता था। आधुनिक ओलंपिक खेल कब शुरू हुए, तो आधुनिक ओलंपिक खेल है ये आपके 1896 के अंदर यूनान में एथेंस के अंदर है पहले करवाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि आधुनिक ओलंपिक खेलों के जन्मदाता कौन है। ठीक है, जनक कौन है, फाउंडर कौन है, पितामह कौन है, नवीन खेल किसने शुरू किए थे, तो ये फ्रांस के एक कह सकते हैं कि एक शिक्षाविद थे, एक फ्रांसीसी थे। ठीक है, फ्रांस के नागरिक थे जिनका नाम है बैरन पियरे डी कुबर्टिन। ठीक है, तो बैरन पियरे डी कुबर्टिन के प्रयासों से ये खेल शुरू किए गए थे। भारत ने ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम कब भाग लिया था, तो देखिए भाई बुक्स में जो कैंडिडेट्स है अभी है ना, कुछ साथी टीजीटी पीजीटी की जो तैयारी कर रहे हैं वो बोलेंगे सर यहाँ पे तो 1900 लिखा हुआ है। फिर मैं बता दूं, बच्चों को कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, तो भाई बच्चों आप सभी को पता है कि 1900 के अंदर हम भारतवासियों ने भाग लिया था। लेकिन थोड़ा सा आपकी जानकारी के लिए, क्योंकि आपको बताना ज़रूरी है, 1900 के अंदर भारत की तरफ से जो भाग लेने वाले नॉर्मन प्रीचर्ड थे उसने 2 सिल्वर मेडल जीते थे। ठीक है, पहले ही ओलंपिक में, मींस 1900 के अंदर जब हमारे एंग्लो इंडियन इसने नॉर्मन प्रीचर्ड ने भाग लिया था, क्योंकि ये भारत का नहीं था, इसने 2 मेडल लिए थे। ठीक है, इस चीज़ को आपने याद रखना है, ये भारतीय नहीं था, एंग्लो इंडियन था। एंग्लो इंडियन का मतलब है उस टाइम पे किसका शासन था, अंग्रेज़ों का था। तो ये एक अंग्रेज़ नागरिक थे। ठीक है, अंग्रेज़ ऑफिसर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों में कबूतर छोड़ना कब बंद किया गया। ये कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर कब बंद किया गया था, कब बंद किया गया था, बता दीजिए। तो भाई आपके सामने कबूतर भी आ गया, मीन्स मैं तो कबूतर नहीं हूँ। ठीक है, तो मतलब आपके सामने स्क्रीन पर क्या आ गया है अभी, कबूतर छोड़ना। ठीक है, तो कबूतर कब छोड़े गए थे, तो ये आपकी 1996 से पहले प्रथा थी, लेकिन इसके बाद में इनको बंद कर दिया गया है। ठीक है, और एक चीज़ और आपको स्टूडेंट्स ध्यान में ये रखना है, बच्चों ध्यान में ये आपको रखना है कि ओलंपिक खेलों में ऐसे किसी भी खेल को शामिल नहीं किया जाता जिसमें पक्षियों के प्रति या फिर मानवीय खेलों में हिंसात्मक ऐसा कहीं पर भी वर्णन हो, मीन्स जिसमें पशुओं की या फिर पक्षियों की या फिर जानवरों की बलि दी जाए या फिर उनका शिकार किया जाए, आखेट किया जाए। ठीक है, तो ऐसा कोई भी खेल है वो प्रचलित नहीं है और उसको इजाज़त नहीं है ओलंपिक खेलों में शामिल करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक ओलंपिक खेलों के नियम कब और कहाँ बनाए गए थे। तो आधुनिक खेलों के जो नियम हैं, मींस देखिए वैसे तो नियम पहले भी बने हुए हैं लेकिन कुछ एक चेंजेस होते हैं ना, तो चेंजेस जो सबसे ज़्यादा किए गए वो 1908 के लंदन ओलंपिक में आपके किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल में आयोजित किए जाते हैं। तो ओलंपिक जो खेल है प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर आपके आयोजित किए जाते हैं। ओलंपिक मशाल को विभिन्न देशों से ले जाने की प्रथा कब शुरू हुई थी, तो इसको बैरन पियरे डी कुबर्टिन ने तो देखिए इस खेलों को बनाया था। ठीक है, जो मशाल की प्रथा है, वैसे तो मशाल मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स 1928 के अंदर ही इसको जलाने की, ठीक है, मशाल को प्रज्वलित करने की प्रथा है शुरू कर दी गई थी। लेकिन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो ले जाया जाता है ना, जिसको हम टॉर्च रिले कहते हैं, ठीक है, तो ये जो प्रथा है ये 1936 के बर्लिन ओलंपिक के अंदर है। एडोल्फ हिटलर, ठीक है, एडोल्फ हिटलर कहाँ का, हिटलर जर्मनी का शासक था उस टाइम पे, तानाशाह था, आप सभी को पता है। तो इसी ने ये 1936 के बर्लिन ओलंपिक में शुरुआत की थी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय खिलाड़ी ने 2008 के बीजिंग ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। तो 2008 के बीजिंग ओलंपिक हुए थे और इसमें जो अभिनव बिंद्रा है 2008 के जो बीजिंग ओलंपिक है इसमें स्वर्ण पदक जीता था। अब किस खेल में जीता था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कौन सी थी, वो मैं आपको बता दूं, 10 मीटर एयर राइफल। ठीक है, एयर राइफल आप इसको कर लीजिएगा, AR लिखा मैंने, एयर राइफल इसको आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, एयर राइफल का मतलब है ना, देखा हुआ आपने, बिल्कुल एक अलग से होती है जिसके अंदर छोटी सी कुछ इस तरह की मक्खी से इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, बाकी आप इसको जब करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2016 के ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में हुआ था। तो ये 2016 के जो ओलंपिक है ये आपके रियो द जेनेरियो के अंदर किए गए थे। ठीक है, ब्राज़ील में, इस चीज़ को आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओलंपिक झंडे की बनावट किसने बनाई थी। तो बैरन पियरे डी कुबर्टिन ने ओलंपिक का जो ध्वज है वो डिज़ाइन किया था।
ओलंपिक शपथ है कब शुरू हुई थी, तो ये आपकी 1920 में शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठे 12वें और 13वें ओलंपिक खेल क्यों रद्द किए गए। अब देखिए छठे 12वें 13वें, तो भाई ये तो हमें समझ में नहीं आएगा कि छठा कौन सा था, 12वां कौन सा था, 13वां कौन सा था, तो मैं आपको क्लेरिफाई कर दूं। जो 6th नंबर है ना, इसको हम 1916 का ओलंपिक कहते हैं। ठीक है, जो 12वां था ये था 1940 का ओलंपिक। ठीक है, और जो 13वां ओलंपिक था ये था 1944 का ओलंपिक। ठीक है, 1948 दिया, 1944 का ओलंपिक। तो 1916, 1940 और 1944 के जो ओलंपिक है ये नहीं हुए। अब क्यों नहीं हुए, ये आपसे कारण पूछा गया, क्यों रद्द किए गए। तो आपको पता है कि जो छठे 12वें और 13वें जो ओलंपिक है ये प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण है ये स्थगित कर दिए गए थे, लेकिन फिर भी इनको ओलंपिक में काउंट किया जाता है। अगर आपसे कोई पूछ ले ना, जैसे आपने बोला 32वां ओलंपिक कहाँ होगा, 33वां ओलंपिक कहाँ होगा, तो ठीक वैसे ही हम इसको छठा ओलंपिक, 12वां ओलंपिक और 13वां ओलंपिक कॉल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओलंपिक मशाल का प्रतीक किस बात की प्रतीक है। तो ओलंपिक जो मशाल है किस बात की प्रतीक है, ये प्राचीन तथा आधुनिक ओलंपिक खेलों के बीच निरंतरता की प्रतीक है। निरंतरता का मतलब है कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, लगातार चल रहे हैं। ठीक है, तो इस बात के प्रतीक के तौर पर आपकी काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों का प्रबंध कौन करता है। तो ओलंपिक खेलों की मैनेजमेंट है, प्रबंध है। ठीक है, उसके नियम कानून, उसको कंट्रोल करने वाली कौन सी बॉडी है, इसको हम कहते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ठीक है, IOC के नाम से इसको हम जानते हैं। और इसका गठन है कब हुआ था, तो ये भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है। तो ये 23 जून, ठीक है, 23 जून 1894। ठीक है दोस्तों और प्यारे स्टूडेंट्स, ध्यान रखना ओलंपिक झंडे में 5 किस बात के प्रतीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे बन सकता है। तो ये है आपके 5 महाद्वीपों की आपसी मित्रता और सद्भावना का प्रतीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शीतकालीन खेल कब शुरू किए गए थे। तो शीतकालीन ओलंपिक है तो ये आपकी 1924 में शुरू किए गए थे। और 1924 से पहले जितने भी ओलंपिक हुए हैं उनको सिर्फ आधुनिक ओलंपिक के नाम से जाना जाता था। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और विंटर ओलंपिक है ये अलग अलग हुए थे आपके 1924 में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस भारतीय खिलाड़ी ने अभी तक हुए ओलंपिक खेलों में 2 पदक जीते हैं। तो सुशील कुमार ने। ठीक है, सुशील कुमार के साथ में अब किसका नाम एक और है, साइना नेहवाल। ठीक है, सॉरी साइना नेहवाल नहीं, PV संधू, आपको याद रखना है। PV संधू और सुशील कुमार, इन्होंने 2-2 मेडल हासिल किए हुए हैं अभी तक के ओलंपिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैरन पीडी कुबर्टन का जन्म है कब हुआ था। तो बैरन पीडी कुबर्टन का जन्म है 1 जनवरी 1863 को हुआ था। ठीक है, फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत ने कुश्ती में ओलंपिक खेलों में अभी तक कितने पदक जीते हैं। तो भाई अभी तक के जो पदक है ना, अब की देखिए ये पहले अगर मैं बात करूँ ना तो ये 2020 से पहले की बात है। ठीक है, 2020 से पहले की बात है। ये क्वेश्चन जो है ना, 2020 से पहले हमारे पास में कितने पदक थे, 5 पदक थे। इसके बाद में अगर हम बात करें तो 2 पदक और आए हैं। अब 2 पदक किसके आए हैं, एक तो आपको पता है बजरंग पूनिया का आया है और एक किसका आया है मेडल, हाँ बिल्कुल बजरंग पूनिया के साथ में रवि कुमार यादव। ठीक है, तो ये 2 मेडल हमारे पास में और आ गए हैं। तो टोटल हमारे पास में 7 मेडल हो गए हैं अभी रेसलिंग के ओलंपिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि सन 2024 के जो ओलंपिक खेल है उसको करवाने वाला कौन सा देश होगा। तो 2024 के जो आपके ओलंपिक हैं ये आपके फ्रांस के पेरिस शहर में होंगे। ठीक है, 2024 में होने वाले ओलंपिक क्यों रद्द किए गए, क्यों रद्द हुए थे, तो ये कोविड नामक महामारी के कारण हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन है। तो जन गण मन के रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर हैं। राष्ट्रीय झंडे पर छपे अशोक चक्र का रंग कैसा है। तो ये आपके नीले कलर का होता है। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये 26 जनवरी को मनाया जाता है। और आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 26 जनवरी कब मनाई जाती है, तो भाई 26 जनवरी को ही मनाई जाती है। ठीक है, चलिए कभी आप बोलोगे सर इतवार के दिन बनाई जाती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 109 नंबर, राष्ट्रीय सप्ताह कब और क्यों मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय सप्ताह है ये आपका 6 अप्रैल से 13 अप्रैल के बीच मनाया जाता है। और ये जलियांवाला बाग में जो शहीद हमारे देशभक्त हुए थे उनकी याद में मनाया जाता है। तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम राष्ट्रीय सप्ताह मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ध्वज में अंकित अशोक चक्र किस बात का प्रतीक है। तो ये आपकी जीवन की गतिशीलता का और जीवन के अंदर निरंतरता का अशोक चक्र है, ये प्रतीक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम कब और किस पुस्तक में छपा था। तो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम है हमारा राष्ट्रीय गीत। ठीक है, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलेज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम।
ठीक है। तो ये जो आपका है, ये आपका राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम 1882 को आनंद मठ में प्रकाशित किया गया था और इसके रचयिता कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि राष्ट्रीय झंडे का केसरिया रंग है किस बात का प्रतीक है? तो राष्ट्रीय झंडे का जो केसरिया रंग है ये वीरता, साहस और त्याग का प्रतीक है, क्योंकि हमारे वीरों ने कुर्बानी दी है तभी हम आज़ाद हुए। राष्ट्रीय झंडे का हरा रंग है किसका प्रतीक है? तो ये आपकी हरा रंग है समृद्धि और उन्नति का, ठीक है, हरियाली का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय चिन्ह में कितने शेर हैं? तो आपने देखा होगा ना, जो शेर आपको मुंह ऐसे दिखाई देते हैं, ठीक है, और ये नीचे वाला ऐसे रहता है ना, तो ये जो हमारा यहाँ पर जो शेर के जो मुंह है ना, ये कितने हैं? टोटल 4 हैं, ठीक है, 3 आपको फ्रंट में दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि राष्ट्रीय चिन्ह में कितने शेर है? तो ये आपसे पूछा गया, तो ये 4 मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ध्वज को किस नाम से जाना जाता है? तो राष्ट्रीय ध्वज को हम, ठीक है, तिरंगे के नाम से जानते हैं। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत में गणतंत्र प्रणाली कब लागू की गई है? तो भारत गणतंत्र राज्य घोषित किया गया, तो ये 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान है लागू किया गया है, इसीलिए हमारा गणतंत्र दिवस हमें आपको 26 जनवरी को ही मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक चक्र से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? तो अशोक चक्र से हमें प्रेरणा ये मिलती है कि हमेशा मेहनत करते रहो, सदा उन्नति करो और हमेशा आगे की ओर बढ़ते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हरियाणा का जो शहीदी दिवस है ये 23 सितंबर को मनाया जाता है, हरियाणा का शहीदी दिवस। अब आप सभी के लिए क्वेश्चन मैं ये दे रहा हूँ कि हरियाणा का जो 23 सितंबर को शहीदी दिवस मनाया जाता है ये किस शहीद की याद में मनाया जाता है? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी हरियाणा से कैंडिडेट्स है वो तो ज़रूर ही बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे देवनागरी लिपि में क्या शब्द लिखा हुआ है? तो देवनागरी लिपि, ठीक है, हमारी जो हिंदी की देवनागरी लिपि है, तो इस लिपि के अंदर है सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। सत्यमेव जयते मीन्स हमेशा सत्य की ही जीत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राष्ट्रीय ध्वज किस रंग की पट्टी में अशोक चक्र अंकित है? तो जो राष्ट्रीय ध्वज है इसके अंदर जो सफ़ेद रंग की पट्टी है इसमें आपका अशोक चक्र है, नीले कलर से बना हुआ है, नीले रंग का बना हुआ है। राष्ट्रीय चिन्ह में अंकित बैल किसका प्रतीक है? तो राष्ट्रीय चिन्ह जो हमारा है जिसके अंदर आपने देखा शेर की हम बात कर रहे हैं, तो इसके नीचे जो आपका बैल है, सांड जो है, ये साहस का और परिश्रम का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय चिन्ह में अंकित घोड़ा किस बात का प्रतीक है? तो राष्ट्रीय चिन्ह के अंदर जो घोड़ा दिखाया गया है ये अगदम्य वीरता और उमंग का प्रतीक है और चुस्ती फुर्ती का प्रतीक है। भारत किन्हीं 2 महान देशभक्तों के नाम लिखो। तो भाई सुभाष चंद्र बोस है, चंद्रशेखर आज़ाद है, राजगुरु सुखदेव, वीर सावरकर, ठीक है, और भी है, महात्मा गांधी है, ठीक है, आप इन सभी के नाम ले सकते हैं, सरदार पटेल, ठीक है, जिन्होंने अपनी कह सकते हैं, इसके साथ में आप लाल बहादुर शास्त्री का, तो ये हमारे महान देशभक्त और आप और मैं भी देशभक्त हैं, ठीक है, महान नहीं हैं लेकिन हम फिर भी देशभक्त हैं, ठीक है, जिस दिन शहीद हो गए उस दिन हम भी महान देशभक्त बन जाएंगे और उम्मीद यही करते हैं कि काश वो पल आए हम अपने देश के लिए काम आए। तो बाकी तो हम अपने देश के लिए काम कर ही रहे हैं, आप और मैं मिलके अभी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं, बिना किसी चीटिंग मटेरियल के पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी देशभक्ति है। तो आप सभी को मेरी तरफ से सलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा ने जन गण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में कब स्वीकार किया? तो जन गण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में हमारा ये स्वीकार किया गया है 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन कि गांधी जयंती किस दिन मनाई जाती है? तो गांधी जयंती मीन्स गांधी जी का जन्मदिन, मोहनदास करमचंद गांधी, तो इनका जो जन्म दिवस है ये 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है, और 2 अक्टूबर को ही, जी हाँ, भारत सरकार ने एक और घोषणा की है। वो किसकी घोषणा की है वो मुझे ज़रूर बताइएगा कि 2 अक्टूबर को किस दिवस के रूप में अब हम भारतीय सेलिब्रेट करते हैं, तो ये भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। हाँ भाई ज़रूर बताना यार, मुझे पता नहीं है कि इसको क्या कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। हमारा झंडा किस आकार का है? तो हमारा जो झंडा है ये आपका आयताकार का रहता है और इसका अगर अनुपात आपसे पूछ लिया जाए तो 3:2 रहता है, ठीक है, इस चीज़ को भी आपने याद रख लीजिएगा। अगर 3 मीटर लंबा है तो 2 मीटर आप इसकी चौड़ाई रखेंगे, अगर आपने 3 फीट लंबाई रखी है तो 2 फीट इसकी चौड़ाई रखेंगे, ठीक है, तो इस तरह से आप इसको याद रखना है, ठीक है, 3:2 में इसको लिया गया आयताकार
रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो ये टोटल 24 रहती हैं। 24 घंटे का प्रतीक है, निरंतरता का प्रतीक है, ठीक है, हमेशा चलते रहिए इसका प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रगान की प्रथम पंक्ति और अंतिम पंक्तियों को गाने का समय कितना है? राष्ट्रगान की अंतिम और आपकी प्रथम पंक्तियां होती हैं जिसमें हम जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, और लास्ट में क्या है, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे। तो ये जो हम है ना, ये वैसे कब गाया जाता है, इसको भी आपसे पूछ लिया जाए। चलिए हम इसको एक बार यहाँ पर देख लेते हैं कि इसको गाने का जो समय है ये 20 सेकंड लगता है। थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। देखिए वैसे अगर राष्ट्रगान अगर आप पूरा गाते हैं तो ये टोटल 52 सेकंड में आपका गाया जाता है। अब जो ये 20 सेकंड के अंदर गाने की बात कर रहे हैं, तो इस कंडीशंस में अगर आपको मान लीजिए कि नेशनल एंथम गाना है और संकट की स्थिति है, तो आप 20 सेकंड में गा सकते हैं। तो संकट काल की स्थिति में, युद्ध की स्थिति में अगर आपको राष्ट्रगान गाना है तो ये सिर्फ 20 सेकंड ही गाया जाएगा। बीच में जो आपका ना, जिसमें हम बात करते हैं, ठीक है, गाहे तब जय गाथा, और जो आपका बीच में जो हमारी जितने भी मुखड़े आते हैं, इसके अंतराल जो आते हैं, तो ये आपके अंतरे शामिल नहीं किए जाते, ठीक है, इस चीज़ को आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोगों के वास्तविक कारण जीवाणु है, यह निष्कर्ष किसने निकाला? तो ये जो निष्कर्ष है, जो आपके रोग जितने भी होते हैं इनका कारण है बैक्टीरिया है, वायरस है, ये रहता है। तो ये जो निष्कर्ष निकाला है, निचोड़ निकाला है, ये रॉबर्ट कोच ने निकाला है। और रॉबर्ट कोच आपको पता है कि एक कह सकते हैं एक मेडिसिन के निर्माता है, ठीक है। तो ये बाद में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अगर इनके बारे में मैं अभी बताने लग गया ना तो काफ़ी, जी हाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि चेचक का संप्राप्ति काल कितना रहता है? संप्राप्ति का मतलब है कि इसका काल, ड्यूरेशन कितनी रहती है। तो ये चेचक का जो संप्राप्ति काल सामान्यतः ये 8 से 12 दिन के अंदर इसके लक्षण प्रकट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलेरिया की दवाई का क्या नाम है? तो मलेरिया की दवाई को हम नॉर्मली कुनेन और आर्टिमिसिनिन के नाम से जानते हैं, ठीक है, आर्टिमिसिनिन और कुनेन के नाम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया रोग का संप्राप्ति काल कितना रहता है? तो मलेरिया रोग का जो संप्राप्ति काल है सामान्यतः ये 7 से 11 दिन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या एड्स स्पर्श से फैलता है? तो बिल्कुल नहीं, एड्स स्पर्श से नहीं फैलता, लेकिन ये असुरक्षित यौन संबंध, HIV माँ से होने वाले बच्चे को, और संदूषित खून, मीन्स अगर दूषित खून चढ़ा दिया जाए तो इन 3 कारणों से फैल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, और चला एक और भाई, मैं ना यहाँ पे हमारे थोड़े से स्टूडेंट है ना, बहुत ज़्यादा, इनके लिए थोड़ा सा मैं एक गाइड करना चाहूँगा, मेरे जितने भी प्यारे स्टूडेंट्स हैं। तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, हेयर सैलून के पास में जाते हैं। आजकल जैसे मैं भी दाढ़ी रख रहा हूँ, ठीक है, मूछें रख रहा हूँ, तो ये आजकल एक फैशन हो गया, ठीक है, बालों का हेयर कट है अलग अलग तरीके से करवाना। तो हम हेयर सैलून में बहुत बार जाते हैं, ठीक है। और अगर कोई शहरी कस्बा है या फिर शहर है, इनके अंदर आप जा रहे हैं तो थोड़ा सा अवेयर हो रहिएगा। जो हेयर सैलूनर है, जब वो आपके लिए उस तरह इस्तेमाल करता है, कोई ब्लेड वगैरह इस्तेमाल करता है, जब भी आपकी कटिंग वगैरह शेविंग वगैरह करते हैं, तो उस टाइम पे ध्यान रखिए कि बिल्कुल फ्रेश ब्लेड है वो यूज़ किया जाए। अगर यूज्ड ब्लेड किया जाएगा अगर उनको कहीं पे आपको कट लग गया या फिर किसी को पहले कट लगा और वो HIV दूषित है, ठीक है, HIV मरीज़ है, तो इससे आपको भी फैलने का चांसेस रहता है, ठीक है। तो ये ब्लेड वगैरह है, इनसे भी फैलने के चांसेस बने रहते हैं भाई। इन चीज़ों को प्लीज़ याद रखिएगा दोस्तों और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? सो चिकित्सा शास्त्र का जनक है हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है। और हिप्पोक्रेट्स ने बड़ा अच्छा क्लासिफिकेशन किया है। जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, मैं उनको एक्सप्लेन करता रहता हूँ, ठीक है। तो उनके आपके लिए भी मैं कभी बाद में करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तपेदिक के दंडाणु किस तपेदिक के जो दंडाणु है की खोज किसने की है? तो रॉबर्ट कोच ने की है, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन भी आ गया है नहीं कि रॉबर्ट कोच ने क्या किया है। तपेदिक होता क्या, ट्यूबरकुलोसिस होता है वैसे, ठीक है। तो ट्यूबरकुलोसिस की जो खोज करने वाले हैं, एक तरह से कह सकते हैं कि रॉबर्ट कोच ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स का पूरा नाम क्या है? तो एड्स का जो पूरा नाम है ये होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में फैलने वाले कोई 2 संक्रामक रोग, संक्रामक का मतलब है संक्रमित होना, ठीक है, जो सामान्य कम्युनिकेट से फैलते हैं। तो ये आपको देखिए खसरा है, काली खांसी है, जुकाम है, तो ये ऐसे कह सकते हैं कि जो रोग हैं ये एक से दूसरे में फैलते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन पूछा गया है कि डेंगू ज्वर किस मच्छर के काटने से होता है? तो जो डेंगू है ये आपका एडीज एजिप्टी नामक मादा मच्छर के काटने से फैलता है। और मलेरिया किसके से फैलता है? मादा एनाफ्लीज मच्छर से फैलता है। तो मतलब यहाँ पर जो पुरुष मच्छर है वो कभी भी नहीं फैलाता, जो महिला मच्छर है ना ये यहाँ पर बीमारियाँ फैलाते हैं, क्योंकि ये संवाहक होते हैं। संवाहक का मतलब है ये जो बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, तो ये बैक्टीरिया को कैरी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हैजा फैलने वाले कीटाणु का नाम क्या है? तो हैजा फैलाने वाले कीटाणु का नाम क्या है? ये है आपका विब्रियो कोलरी, ठीक है। तो विब्रियो कोलरी से आपका हैजा फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रोटोजोआ से मलेरिया होता है? तो ये प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से आपका मलेरिया बनता है, ठीक है। और इसको कैरी कौन करता है? मादा एनाफ्लीज मच्छर करती है, ठीक है, फीमेल एनाफ्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बीमारी में रोगी को पानी से डर लगता है? तो रेबीज अगर किसी को हो जाए तो उसको पानी से डर लगेगा, तो इसको क्या कहा जाता है? हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। अगर पानी से डर लगता है तो हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि पेचिस रोग किस जीवाणु से फैलता है? पेचिस, ठीक है, जिसके अंदर दूसरी आप कह सकते हैं दस्त लग जाते हैं, लूज मोशन होते हैं, ठीक है, पेट के अंदर ऐंठन होती है, मरोड़ लगती है, तो ये आपके एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जीवाणु से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूहे से फैलने वाला रोग कौन सा है? तो ये चूहे क्या है? प्लेग फैलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स के वायरस का नाम बताइए। तो एड्स के वायरस का नाम क्या है? तो एड्स के वायरस का नाम है HIV-3, ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और ये क्वेश्चन है ना, जहाँ तक मुझे याद है ना, तो देखिए जो स्टूडेंट्स हैं ना 10th क्लास के स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जो आपके टीचर्स होते हैं ना एस्टेट का जो एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आते हैं ना, तो उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो 7 विश्व स्वास्थ्य दिवस है कब मनाया जाता है? तो ये आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अब 7 अप्रैल को ही विश्व स्वास्थ्य दिवस क्यों मनाया जाता है? तो मैंने आपको नहीं बताया, तो अभी मैं बता दूं, जो आपकी WHO है उसकी स्थापना वर्ष है, सॉरी, जो स्थापना है वो 7 अप्रैल को की गई थी, तो इसीलिए हम 7 अप्रैल को ही क्या करते हैं, यहाँ पर आपका स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। 7 अप्रैल 1948 को स्थापना हुई थी WHO की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रैकोमा किस अंग से संबंधित रोग है? तो यह आंखों से संबंधित रोग है, ठीक है। किस रोग को हड्डी तोड़ ज्वर के एक नाम से भी जानता है ना, हम बोलते हैं कि हार्डफोड़ बुखार आ गया भाई, हार्ड तोड़ दिए भाई, ठीक है, तो ये हड्डी तोड़ बुखार है। ये डेंगू बुखार को ही हड्डी तोड़ या फिर बोन ब्रेक फीवर के नाम से जाना जाता है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग लग जाता है? तो पागल कुत्ते के काटने से रेबीज नामक रोग है, ये लग जाता है। किस सन में तपेदिक रोग के दंडाणु की खोज की गई थी? दंडाणु का मतलब जो तपेदिक के वायरस है, बैक्टीरिया है, इसकी खोज कब की गई है? तो रॉबर्ट कोच ने 1882 में तपेदिक के दंडाणु की खोज की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाइफाइड रोग की अवधि कितनी होती है? तो जो टाइफाइड रोग की अवधि है, ठीक है, तो ये आपकी 7 से 14 दिन रह सकता है, ठीक है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तपेदिक कितने प्रकार का होता है? तो तपेदिक है ये आपका 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है आपका फुफ्फुसिया, ठीक है, पल्मोनरी, आपका पल्मोनरी का सॉरी फुफ्फुसिया का मतलब है जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम से, ठीक है, लंग्स टीबी, ठीक है, लंग्स के अंदर बनने वाला। और एफुफ्फुसिया, एफुफ्फुसिया का मतलब लंग्स के बाहर, ठीक है, तो ये आपके 2 तरह का आपका टीबी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य को सांस लेने में अधिक कठिनाई होना किस रोग का लक्षण है? अगर आपको सांस लेने में अधिक कठिनाई हो रही है, इसका मतलब ये है कि जो आपकी ट्रैकिया है, आपके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो पार्ट है, इसमें स्वेलिंग आ गई है, जिससे आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो ये आपका अस्थमा के लक्षण है, दमा के लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मच्छर के जीवन चक्र लाइफ साइकिल के 4 भाग कौन से हैं? तो जो मच्छर है ये 4 भाग कौन कौन से हैं? एक तो अंडा, ठीक है, अंडे से आपका लार्वा बनेगा, लार्वा से प्यूपा बनेगा और प्यूपा से वयस्क बनेगा। अब आप बोलेंगे सर मच्छर का इतना काल चलता है, तो अब होगा क्या? तो ये 2 से 3 दिन में पूरा वयस्क हो जाता है, ठीक है, और 1 हफ्ते तक इसकी लाइफ रहती है, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि पेचिस का संक्रमण काल क्या होता है? ठीक है, तो पेचिस का जो संक्रमण काल है ये आपका 1 से 7 दिन तक का होता है। लगातार तेज खांसी तथा चेहरे का लाल होना किस रोग के लक्षण है? तो लगातार अगर आपको तेज खांसी आ रही है, ठीक है, इसके साथ में चेहरा लाल हो रहा है, तो ये काली खांसी के लक्षण है, ठीक है, वूपर कफ के लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीधे संपर्क में आने से या संसर्ग में आने से फैलने वाले कोई रोग, ठीक है, तो सीधे संपर्क में आपका खसरा है, काली खांसी है, ठीक है, जुकाम ये वगैरह हो जाएंगे। अप्रत्यक्ष संपर्क द्वारा फैलने वाले रोग बताइए। अप्रत्यक्ष मीन्स इनडायरेक्ट वे में, इनडायरेक्ट का मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा कब हो गया, ठीक है, तो ये आपका चेचक और हैजा फैलते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट का मतलब दूषित खून, दूषित फल, दूषित पानी, दूषित भोजन करने से आपके फैलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि मक्खियाँ कौन सा रोग फैलाती हैं, या फिर जो घरेलू मक्खी होती है कौन कौन से रोग फैलाती हैं? तो घरेलू मक्खियाँ देखिए, अब खाने के ऊपर बैठेगी, पानी के ऊपर बैठेगी, तो ये क्या करेगी? हैजा फैलाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
डीपीटी में टी का अर्थ क्या होता है? तो डीपीटी के अंदर है आपका टेटनस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि दाद किस प्रकार के रोगाणु द्वारा फैलता है? तो दाद जो है ये आपका फफूंदी द्वारा फैलता है, फंगल इन्फेक्शन है, ठीक है, फंगल से फैलने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेटनस रोग के बचाव के लिए कौन सा टीका या वैक्सीन लगाई जाती है? तो टेटनस से बचाव के लिए आपका डीपीटी का टीका लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फ्लुएंजा रोग किस वायरस के कारण होता है? ठीक है, किस इन्फ्लुएंजा किससे फैलता है? तो ये आपका मिक्सो वायरस से फैलने वाला इन्फ्लुएंजा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि चेचक रोग के बचाव में कौन सा टीका लगाया जाता है? तो चेचक के बचाव करने के लिए ड्राईवैक्स का टीका, ठीक है, ड्राईवैक्स वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाता है। बीसीजी का पूरा नाम लिखिए। तो बीसीजी का पूरा नाम है बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन, ठीक है, कैलमेट ग्यूरिन, बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निमोनिया रोग किस जीवाणु से फैलता है? तो जो निमोनिया है ये आपका डिप्टोकोकस, ठीक है, डिप्लोकोकस निमोनिया के कारण फैलता है, ठीक है, निमोनिया, ठीक है। और मेनली जो निमोनिया होता है, जो डिप्लोकोकस है, ये आपके लंग्स में इफेक्ट डालता है, ठीक है, आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इस पे ज़्यादा मेनली इफेक्ट डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि अस्थि पिंजर किससे ढका हुआ होता है? तो अस्थि पिंजर का मतलब है हमारा जो स्केलेटन सिस्टम है, हमारा हड्डियों का जो ढांचा है, ये आपका पूरा का पूरा किससे, मांसपेशियों से ढका हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेफड़े किस संस्थान के अंग है? तो फेफड़े देखिए किसका भाग है? तो ये आपके श्वसन तंत्र का मतलब है रेस्पिरेटरी सिस्टम का भाग रहेंगे। कौन सा संस्थान हमारे शरीर पर नियंत्रण रखता है? तो हमारे शरीर को पूरा नियंत्रित रखने वाला ये है स्नायु। स्नायु का मतलब है जो नर्वस सिस्टम है, ये हमारे शरीर पे पूरा कंट्रोल रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुमस्तिष्क का मुख्य कार्य क्या है? अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क आपने जरूर सुना होगा ना। तो अनुमस्तिष्क जो है ये आपके शरीर का संतुलन और स्थिति को सही बनाए रखने में आपका काम करता है। फेफड़ों द्वारा किस गैस को अंदर खींचा जाता है? सांस लेते समय हम कौन सी गैस अंदर लेते हैं? तो फेफड़े जो हैं ऑक्सीजन को अंदर खींचते हैं, नाइट्रोजन भी अंदर चली जाती है, लेकिन नाइट्रोजन है एज इट इज़ बाहर आ जाती है। थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता दूं। देखिए जो हम हवा अंदर लेते हैं ना, उसमें 78% रहती है आपकी नाइट्रोजन, 21% रहती है हवा। तो 78% ये जो हवा के अंदर आपने नाइट्रोजन ली है, तो ये एज इट इज़ बाहर आ जाती है, मीन्स इसमें कोई भी चेंज नहीं होता। लेकिन जो ऑक्सीजन है ये घटकर जब हम बाहर सांस छोड़ते हैं ना, तो उसमें 16% है ऑक्सीजन की मात्रा स्टूडेंट्स रह जाती है। इस चीज़ को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव हृदय में कितने आलिंद होते हैं? तो मानव हृदय के अंदर है 2 आलिंद रहते हैं, ठीक है, दायां और बायां। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव चेहरे में कितनी हड्डियां होती है? तो मानव चेहरे के अंदर है 14 हड्डियां होती हैं। शरीर की मास्टर ग्रंथि कौन सी होती है? तो शरीर की मास्टर ग्लैंड, या फिर इसको पीयूष ग्रंथि हम कहते हैं, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, मास्टर ग्लैंड है, या फिर पीयूष ग्रंथि के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? तो सबसे बिजी, ठीक है, जैसे हम बिजी हैं, आप बिजी हैं, तो ठीक वैसे ही जो हमारा हार्ट है ना, वो बिजी रहता है, ठीक है, 24 आवर्स। अगर हम सो भी रहे हैं तो भी ये बिजी रहेगा, ठीक है, लेकिन जिस दिन इसने रेस्ट कर लिया ना, तो उस दिन सभी लमलेट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वयस्क व्यक्ति के मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है? तो ये मस्तिष्क का भार है, ये आपका लगभग 1400, ठीक है, 1350 से 1450 के बीच में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरुदंड किस संस्थान का अंग है? तो मेरु जो दंड है, ठीक है, मेरुदंड का मतलब है जो आपकी पीछे पीठ है ना, हम बोलते हैं ना कि रीढ़ की हड्डी में दर्द हो गया, तो जो रीढ़ की हड्डी है ये आपके कंकाल संस्थान का, मीन्स आपके स्केलेटन सिस्टम का, आपके अस्थि संस्थान का भाग रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीढ़ की हड्डी मेरुदंड में कितनी कशेरुकाएँ होती हैं? ठीक, कितनी हड्डियाँ हैं? कशेरुकाएँ, वर्टिब्रा, ठीक है, आप इसको समझ लीजिएगा। तो टोटल आपकी 33 होती है छोटे बच्चों के अंदर। जैसे हम बड़े हो गए ना, तो हमारे अंदर ये 26 हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेफड़े द्वारा किस गैस को बाहर निकाला जाता है? सांस छोड़ते समय कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है। अब देखिए मैं एक चीज़ और बताना भूल गया ना, 78% मैंने बताया था आपकी नाइट्रोजन है, ठीक है, और 21% क्या है आपकी ऑक्सीजन है, 0.03% है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है। लेकिन जब हम है ना बाहर, क्या बोल रहा है ये, लंग्स से बाहर जब कौन सी गैस निकालते हैं, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में 0.03% है, तो ये बढ़कर कितनी हो जाती है? जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो इसमें 4% हो जाएगी, जो हमारी छोड़ी हुई सांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 181 नंबर, और मनुष्य के जीवन में दांत कितनी बार निकलते हैं? तो 2 बार दांत निकलते हैं ना, ठीक है, दूध के दांत, जिसको हम बोलते हैं टेम्परेरी टीथ और परमानेंट टीथ, मिल्क टीथ, या फिर इनको हम परमानेंट टीथ बोलते हैं, ठीक है। जो मिल्क टीथ है टूट जाएंगे, 20 होते हैं, और जो 32 है वो परमानेंट टीथ होते हैं, ठीक है, इस चीज़ को आपने याद रखना है।
मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? तो सबसे जो मजबूत हड्डी है ये है हमारी जबड़े की, ठीक है। जो निचला जबड़ा है ना आपका सबसे मजबूत रहता है। आप देखिए कितना चबा चबा के कितना कैसे जो भी हार्ड खाना होता है ना आप उसको आराम से इजीली खा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त दबाव या रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? देखा होगा ना डॉक्टर आपकी बाह के ऊपर है, ठीक है, बाजू के ऊपर है, एक पट्टी लपेट देगा और फिर उससे हवा उसको एक गुब्बारे से, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक आपके स्फेग्नोमेनोमीटर आ गए हैं, लेकिन जो पहले होते थे ना देखा होगा आपने, डॉक्टर पट्टी लपेटेगा और फिर उसको ना ऐसे पंप दबाएगा और उससे क्या होगा आपके बाजू के ऊपर ना एक प्रेशर क्रिएट होता है। तो वो जो यंत्र है जिससे आपका ब्लड का प्रेशर चेक किया जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्फेग्नोमेनोमीटर इसको कहा जाता है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखने का, ठीक है। तो रक्त दाब को मापने के लिए, और हमारा रक्त दाब कितना है? ये है आपका 120/80 mmHg, ठीक है। mmHg का मतलब है मिलीमीटर, ठीक है, और Hg क्या है? मरकरी, ठीक है। मरकरी जब ऊपर चढ़ेगी ना तो इसमें 80 mm और आपके 120 mm, ठीक है। 120 mm है ये आपका सिस्टोलिक होता है और डायस्टोलिक है ये आपका 80 mmHg रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटा मैं सभी कोशिश यही कर रहा हूँ, ठीक है, जो टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स की तैयारी करें ना वो कभी ये बोले कि मुझे बेटा बोल रहे हैं, ठीक है भाई। जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं ना मैं उनके लिए बेटा वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं सभी स्टूडेंट्स से उम्मीद यही करूँगा कि आपके एग्जाम्स की तैयारी ना ये जो क्वेश्चन यहाँ से करवाऊँगा तो बहुत हेल्प आपको मिलेगी, और कोशिश करूँगा कि कल जैसे आपका परसों एग्जाम है तो उससे पहले ही मैं आपको थोड़े से और क्वेश्चन करवा दूँ जिससे आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाए। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिका को क्या कहते हैं? अब देखिए हृदय से, ठीक है, मीन्स आपका जो हार्ट है इससे शरीर की ओर, ठीक है, शरीर के अलग अलग अंग हैं जिसमें आपका, ठीक है, लीवर है, किडनी है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, ब्रेन है, ठीक है, आपका मांसपेशीय तंत्र है, इनमें जो खून लेके जाएगा तो वो आपकी जो धमनी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? आर्टरी, ठीक है। जो रक्तवाहिका उसको हम आर्टरी या धमनी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कणों का निर्माण कहाँ होता है? तो श्वेत रक्त कण है ये आपके कहाँ बनते हैं? ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स, ये आपकी अस्थि मज्जा बोन मैरो में, लिम्फ नोड और कभी कभी आपकी प्लीहा, ठीक है, स्प्लीन और लीवर के अंदर बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलाई की हड्डी को किस नाम से जाना जाता है? तो कलाई की हड्डी को कहा जाता है कार्पल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घुटने की हड्डी को क्या कहा जाता है? तो घुटने की जो सामने की हड्डी है ना जिसको हम बोलते हैं ना कि हमारे घुटने की ढकनी, तो भैया जो ढकनी है ना, ये जो ढक्कन है ये एक्चुअल में पटेला, ठीक है, इसको हड्डी का नाम दिया गया, इसको पटेला हड्डी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हथेली की हड्डियां क्या नाम से जानी जाती है? तो हथेली की हड्डियों को हम मेटाकार्पल्स के नाम से जानते हैं। और मैं स्टूडेंट्स कोशिश करूंगा कि आपके लिए जो कंकाल तंत्र वाला जो सिस्टम है ना उसमें मैं आपको अलग से बताऊंगा कि कौन कौन सी हड्डी कहाँ होती है, ठीक है, उसमें अलग से एक स्केलेटन सिस्टम से मैं आपको समझाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि उंगलियों की हड्डी का नाम क्या है? तो उंगलियों की जो हड्डियां होती हैं उसको फेलेंजिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलाई में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो जो हमारी रिस्ट है ना ये टोटल 8 हड्डियों से मिलकर बनी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्वस्थ व्यक्ति के हृदय की धड़कनों की दर कितनी होनी चाहिए? जो एक स्वस्थ व्यक्ति है उसके जो हृदय की जो धड़कन है ये आपकी 70 से 80 बीट होनी चाहिए, ठीक है। 70 से 80 का मतलब है, मैं इसको ऑन एन एवरेज, ठीक है, 72 बार 1 मिनट में हमारा जो हृदय है वो 72 बार धड़कता है, ठीक है। जो नब्ज दर है ये आपकी 80 हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि शरीर के अंदर कितनी मांसपेशी है? तो हमारे शरीर के अंदर टोटल जो कुल मांसपेशी है 639 है। और मैं स्टूडेंट्स आपको अवेयर कर दूं कि इस तरह का क्वेश्चन से आपके एग्जाम्स में ज़रूर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि मानव शरीर में सबसे पतली या सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो ये आपकी जो सबसे छोटी हड्डी होती है हमारे कान के अंदर पाई जाती है और इसका नाम है स्टेपिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है या फिर सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए? तो यकृत जो है, लीवर, ठीक है, लीवर जो है ये सबसे बड़ी होती है। इसका जो वजन है 1.5 kg होता है, ठीक है। 1.5 किलोग्राम मीन्स 1.5 किलोग्राम की हमारी लीवर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीढ़ की हड्डी को शरीर का स्तंभ कहा जाता है? किस हड्डी को शरीर का स्तंभ कहा जाता है? तो रीढ़ की हड्डी को शरीर का स्तंभ कहा जाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीढ़ की हड्डी किस नाम से जानी जाती है? तो रीढ़ की जो हड्डी है इसको मेरुदंड या फिर कशेरुदंड के नाम से जाना जाता है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
शरीर के आंतरिक कठोर भाग को क्या कहा जाता है? तो शरीर का जो आंतरिक कठोर भाग है इसको कंकाल या फिर अस्थिपंजर कहा जाता है। एक वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो ये 72 से 80 है, ठीक है, ऑलरेडी हम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में मस्तिष्क कहाँ सुरक्षित होता है? तो मानव मस्तिष्क के अंदर जो सुरक्षित है आपका मस्तिष्क, ये आपका खोपड़ी के अंदर, ठीक है, जो आपकी 8 अलग अलग आपकी खोपड़ी की हड्डियाँ हैं, इनसे हमारा जो मस्तिष्क है सुरक्षित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव गुर्दे का भार कितना होता है? तो मानव गुर्दे का जो एक गुर्दा है वो लगभग 150 ग्राम का होता है, ठीक है। तो टोटल 2 किडनियां आपकी रहती है 150 ग्राम की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी मांसपेशियां हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करती? तो जो अनैच्छिक मांसपेशियां है ये हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करती, इनवॉलेंट्री मसल्स इनको कहा जाता है। इनवॉलेंट्री मसल्स में कौन सी हो जाएगी स्टूडेंट्स, ये भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि आपका ब्रेन है, इसके अंदर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपके फेफड़े हैं, आपकी किडनी है, तो ये आपकी इच्छा से काम नहीं करती। हमारी इच्छा से हमारी हाथ की पाँव की जो मांसपेशियाँ यही काम करती है, ठीक है। इसको आपने याद रखना, आपकी गर्दन की भी, ठीक है। आप बोलते ना हाँ जी, आपने हाँ जी बोला तो आपकी गर्दन है आगे पीछे हिलेगी, अगर आपने ना जी किया तो साइड में हिलने लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वचा क्या है? तो त्वचा है ये एक तरह से आपके शरीर को ढकने वाला एक पर्दा है जो आंतरिक मांसपेशियों और अंगों को ढक कर रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निरोग व एक स्वस्थ व्यक्ति की नब्ज प्रति कितनी होती है? तो नब्ज जो दर है ये हमारी 70 से 80 होती है और हमारा जो हृदय है वो 72 बार धड़कता है 1 मिनट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव के गुर्दों का आकार कैसा होता है? तो मानव के जो गुर्दे हैं वो सेब के बीज का आकार लिखा हो ना, तो सेब के बीज का तो नहीं, सेम के बीज, ठीक है। सेम के बीज कैसे होते हैं मैं थोड़ा सा आपको बना के बता दूं, इस तरह के होते हैं आपके भाई, ठीक है, जो आपकी किडनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में कौन कौन से अनावश्यक पदार्थ पैदा हो जाते हैं? हमारे शरीर के अंदर जो अनावश्यक पदार्थ हैं ये कौन से पैदा होते हैं? यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड और अनावश्यक पदार्थ ये आपके पैदा हो जाते हैं हमारे शरीर के अंदर, ठीक है। फिसलने वाले जोड़ का एक उदाहरण दीजिए, जो फिसलने वाले हैं, ठीक है, जो ग्लाइडिंग जॉइंट्स होते हैं, तो ये आपके कौन से होते हैं? कलाई के जोड़, ठीक है। रिस्ट जॉइंट है वो ग्लाइडिंग जॉइंट रहता है। इसके साथ में पूछा गया कब्जेदार, जैसे आपने देखा हो ना दरवाज़ा, आपका जो घर में जो दरवाज़ा होता है ना जिसके अंदर कब्जा लगाया रहता है, दरवाज़ा आगे पीछे मूवमेंट करता है, ठीक है, तो उसको कब्जेदार जोड़ बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं हिंज जॉइंट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपका उंगलियों के अंदर पाया जाता है, कोहनी है, आपका घुटना है, तो ये हिंज जॉइंट का एग्जाम्पल है, कब्जेदार जोड़ का एक उदाहरण है। श्वसन दर क्या है? तो श्वसन दर है 1 मिनट में आप जितनी बार सांस लेते हैं, ठीक है, छोड़ते हैं, तो ये आपकी श्वसन दर कहलाती है। और 1 मिनट में हम लगभग 18 बार सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमारे शरीर में कितनी ज्ञान इंद्रियां हैं, ठीक है। ज्ञान इंद्रियां कौन कौन सी है? तो हमारे शरीर के अंदर ज्ञान इंद्रियां, ज्ञान होना, जिनसे ज्ञान हो, ठीक है, जिन इंद्रियों से ज्ञान हो उनको ज्ञान इंद्रिय कहा जाता है। जैसे कि आँख है, आँख से क्या कर सकते हैं? आप देख सकते हैं तो आपको ज्ञान हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है, ठीक है। नाक, नाक से आप क्या करते हैं? सूंघते हैं, ठीक है, मीन्स आपको स्मेल आएगी, ये चीज़ अच्छी, इसमें अच्छी खुशबू आ रही है, इसमें बदबू आ रही है, ठीक है। जीभ, जीभ क्या करेगी? आपको खट्टे मीठे तीखे का बताएगी, ठीक है। कान अच्छी बातों को सुनेंगे, गाने आप सुनते हो, डीजे सुनते हो, अरे वाह डीजे वाले बाबू गाना बजा दे, है ना, तो ये बेटा गाने एक बार कम कर दो और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे लो ताकि आपका जीवन सफल हो जाए, ठीक है। बाद में सुनते रहना, कोई नहीं रोकेगा जब आप कामयाब हो जाओगे, ठीक है। कामयाबी तब तक, जब तक आपके पास में नहीं आती तब तक सभी आपको टोकेंगे। जिस दिन कामयाबी आपके पास में आ जाएगी आप कुछ भी करिए, ठीक है, आप आज़ाद हैं, लेकिन अभी तो आप माँ बाप का पैसा यूज़ कर रहे हैं, माँ बाप की कमाई से ही पढ़ रहे हैं, तो प्लीज़ अच्छे से यूज़ कीजिए माँ बाप का पैसा और अपनी पढ़ाई और अपने जीवन को और अपने टाइम को। सो कान क्या करते हैं? कान हमारे सुनने में हेल्प करते हैं। और त्वचा क्या है? हमें गर्म और ठंडे का आभास करवाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि श्वेत रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल कितना रहता है? तो जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 12 से 20 दिन, तो भाई मैं आपको बता दूँ ये 3 से 10 दिन का ही इनका जीवन काल रहता है, ठीक है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग मिलता है। लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल कितना रहता है? तो इसमें लिखा हुआ है 20 से 120 दिन, ठीक है। तो भाई लगभग आपका 120 दिन का इनका कार्यकाल रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवन काल। किस नाड़ी में संवेदक व प्रेरक दोनों प्रकार के तंतु होते हैं? तो मिश्रित जो नाड़ी होती है उसमें संवेदक और प्रेरक, ठीक है, मीन्स जो आपको मैसेज देंगी और मैसेज लेंगी,
ठीक है। तो ये आपका संवेदक जो है मिश्रित नाड़ी के अंदर रहता है। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो छोटी आंत की लंबाई है ये लगभग 6.25 मीटर, कहीं पे 6.5 मीटर लिखा मिलेगा, कहीं पे 6 मीटर है। तो ये लगभग आपकी 21 से 22 फीट लंबी होती है, ठीक है। इस चीज़ को आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, किन्हीं दो संवेदी अंगों के नाम बताइए। संवेदी, संवेग ले, ठीक है। तो ये कौन कौन से? कान और नाक, ठीक है। इनसे आप क्या कर सकते हैं? संवेद, सेंस आपको मिलती है, ठीक है। सूंघना है, सुनना है, तो ये आपको कान से, नाक से ही पता चलता है। हमारी खोपड़ी रीढ़ की हड्डी किस कशेरुक पर टिकी रहती है? तो हमारी जो खोपड़ी है ये एटलस नामक कशेरुक पर टिकी रहती है, ठीक है। पीविट जॉइंट पर टिकी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन प्रणाली का कोई एक अंग बताइए। तो पाचन प्रणाली के अंग, ठीक है। पाचन प्रणाली में छोटी आंत, बड़ी आंत, ठीक है, आपका स्टमक है, ठीक है, आपकी आइसोफेगस है, आपका मुंह है, तो ये सभी शामिल है। तो आपसे एक पूछा गया तो आप इसको छोटी आंत या बड़ी आंत कोई भी आप बता दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जोड़ कितने प्रकार के होते हैं? जोड़ है ये आपके 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। आपके इमूवेबल, इमूवेबल का मतलब है कोई भी मूवमेंट नहीं होगी, मूवेबल थोड़ी बहुत मूवमेंट होगी, और एक होता है फ्रीली मूवेबल, ठीक है। तो इनको आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मस्तिष्क किस संस्थान का अंग है? तो मस्तिष्क जो है, हमारा जो दिमाग है, ये आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, ठीक है, केंद्रीय तंत्रिका संस्थान का अंग रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ हैं? ठीक है, कितने कोष्ठक है, कितने चैम्बर हैं, ठीक है, कितने भाग हैं, कितने उनके अंदर कितने आपके कह सकते हैं कि इसमें चैम्बर बने हुए, चैम्बर ही हम बोलते हैं ना वैसे, ठीक है। तो इसमें आपके 4 चैम्बर रहते हैं, जिसमें 2 आपके आलिंद होते हैं और 2 आपके नीले होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीसी का पूरा नाम लिखिए। तो इसको हम बोलते हैं रेड ब्लड कार्पल्स, ठीक है। कार्पल्स आप इनको बोल सकते हैं, रेड ब्लड सेल्स आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम क्या है? तो वाइट ब्लड सेल्स से हम इनको बोलते हैं, ठीक है। वाइट ब्लड कॉर्पोरल्स के नाम से इसको हम जानते हैं, ठीक है, कॉर्पल्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीढ़ की हड्डी का जोड़ किस मुख्य जोड़ के अंतर्गत आता है? तो जो आपकी रीढ़ की हड्डी का जो जॉइंट्स है, ये आपका स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स के अंदर आता है। स्लाइटली मूवेबल का मतलब है थोड़ा बहुत मुड़ तुड़ सकता है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि खोपड़ी कपाल का जोड़ किस मुख्य जोड़ के अंदर आते हैं? तो ये आपके फाइब्रस जॉइंट्स के अंदर आता है। फाइब्रस जॉइंट्स का मतलब है जिनके अंदर कोई भी नहीं होती। वैसे तो जो फाइब्रस जॉइंट है ना, इनको हम सूचर जॉइंट्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगर आप बड़े कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करोगे तो थोड़ा सा आपको पता चलेगा, लेकिन स्टूडेंट्स अभी आप 10th लेवल के पढ़ रहे हैं तो उसके हिसाब से मैं आपको अभी करवा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय स्पंद या फिर जो हार्ट बीट है वो किस यंत्र से मापी जाती है? जो आपकी हार्ट बीट है ना, उसको मापने के लिए डॉक्टर के पास में ना स्टेथोस्कोप होता है। जैसे आप ईयरफोन यूज़ करते हैं ना, तो ठीक वैसे ही, ठीक है, कुछ इस तरह का आपका रहेगा, कुछ इसी तरह का आपका रहता है, ठीक है, वो स्टेथोस्कोप आपने देखा होगा, ठीक है। तो ये आपका स्टेथोस्कोप कुछ इसी तरह का है। मैंने कोशिश किया आपको बना के थोड़ा सा मैं समझा पाऊँ, ताकि आपको याद रहेगा ना कि सर ने इस तरह बनाया था, अरे इसी को हम स्टेथोस्कोप बोलते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मेमोराइज करने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथलेटिक्स में 3 बार कूदने वाले इवेंट्स को क्या कहते हैं? जब आप 3 बार कूदते हैं ना एथलेटिक्स के अंदर, किसी इवेंट के अंदर, तो इसको तिहरी कूद के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैक की लेंस की चौड़ाई कितनी रहती है? तो ट्रैक की लेंस की चौड़ाई क्या है? 1.22 मीटर, 1.22 मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉरिजॉन्टल बार का प्रयोग किस में किया जाता है? वैसे हॉरिजॉन्टल बार का प्रयोग है आपका जिम्नास्टिक के अंदर किया जाता है। हॉरिजॉन्टल बार है आपके हाई जंप के अंदर इस्तेमाल की जाती है, आपके पोल वॉल्ट के अंदर भी आपकी हॉरिजॉन्टल बार है इस्तेमाल की जाती है। लेकिन जो पर्टिकुलर हम हॉरिजॉन्टल की बात करें ना, हॉरिजॉन्टल बार है, तो ये आपकी जिम्नास्टिक के अंदर होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की दौड़ में खिलाड़ी को बैटन लेकर दौड़ना होता है? तो जो रिले रेस होती है ना, रिले दौड़ के अंदर है बैटन है, खिलाड़ी लेता है, और बैटन आपने देखा होगा ना, कुछ इस तरह का रहता है ना, वो एक डंडी के टाइप का रहेगा, है ना, कुछ इस तरह का वो बैटन रहता है ना, ठीक है। इसकी लंबाई अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 28 से 30 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना। और वज़न कितना होता है इसका? 50 ग्राम। इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, योगेश्वर दत्त किस खेल से संबंधित है? तो योगेश्वर दत्त वैसे अभी तो आपको पता ना हरियाणा की राजनीति के अंदर आए हुए हैं, लेकिन ये वैसे किस खेल से हैं? कुश्ती के खेल से रिलेट करते हैं, और इन्होंने 2012 के अंदर है भारत को मेडल भी दिलाया है कुश्ती के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे पहले ब्रॉन्ज में कन्वर्ट होता, फिर सिल्वर में, और सिल्वर वाला भी डोपिंग के केस में फंस गया था, तो वो गोल्ड में इसका कन्वर्ट हो गया, लेकिन इसने ब्रॉन्ज ही लेने से सिल्वर और उसके लिए मना कर दिया था। ये बोला था कि ठीक है मैं ब्रॉन्ज में ही संतुष्ट हूँ, ठीक है, ये
इसकी जो मेडल है, इसकी प्राइस मनी है, इनके परिवार वालों को जरूरत है, जो भी वो एक्सपायर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुशील कुमार किस खेल से संबंधित है? तो सुशील कुमार है कुश्ती से संबंधित है। हरियाणा हरिकेन के नाम से किसको जाना जाता है? तो हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है कपिल देव को, जिसने 1983 में भारत को वर्ल्ड कप दिलाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि जो गोल्फ खेली जाती है ना, उसकी स्टिक को किस नाम से जाना जाता है? तो गोल्फ के अंदर जो स्टिक यूज़ की जाती है उसको क्लब के नाम से जाना जाता है। विजेंद्र सिंह का खेल कौन सा है? तो विजेंद्र सिंह का बॉक्सिंग से संबंधित है। ठीक है, और इन्होंने भी भारत को 2008 के अंदर है भारत को मेडल दिलाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कूद कितने प्रकार की होती है? तो कूद जो है ये आपकी 4 प्रकार की होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हैं कि जो जंप है 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें आपका मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। हाई जंप है, ठीक है, लॉन्ग जंप है, इसके साथ में फिर पोल वाल्ट जंप, ठीक है, पोल वाल्ट जंप, और इसके साथ में ट्रिपल जंप। ठीक है, तो ये आपके 4 जंप रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि एथलीट किसे कहते हैं? ठीक है, तो एथलीट किसको कहा जाता है? एथलीट उन सभी खिलाड़ियों को कहते हैं जो किसी ट्रैक और फील्ड इवेंट में भाग लेते हैं, तो उनको एथलीट कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉकी के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? तो हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है मेजर ध्यानचंद को। ठीक है, दद्दा के नाम से भी इनको जाना जाता है, दादा नहीं दद्दा। ठीक है, दद्दा के नाम से भी मेजर ध्यानचंद को जाना जाता है, और दादा के नाम से सौरव गांगुली को जाना जाता है। ठीक है, ये भी आपसे क्वेश्चन ऐसे बन सकता है। ठीक है, तो और मेजर ध्यानचंद कौन से हैं? तो मेजर ध्यानचंद का रोल मैं आपको बता दूं 1928 के ओलंपिक में भी था, 1932 के ओलंपिक में भी था। ठीक है, और 1936 के ओलंपिक में तो ये टीम के कैप्टन ही थे। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। लगातार इन्होंने 3 खेलों के अंदर भारत का प्रतिनिधित्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और इन्हीं के नाम पर हमारा जो खेल दिवस है वो पूरे भारत में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मास्टर ब्लास्टर के नाम से किसको जाना जाता है? तो मास्टर ब्लास्टर के नाम से सचिन तेंदुलकर को जाना जाता है। भारत के फ्लाइंग सिख, उड़न सिख के नाम से किसको जाना जाता है? तो ये मिल्खा सिंह को जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? तो ये यहाँ पर 26 मील लिखा हुआ है। ठीक है, और जो मेरे प्यारे प्यारे, ठीक है, छोटे छोटे, मोटे मोटे, बड़े बड़े, ठीक है, भाई बहन जो अभी टीजीटी पीजीटी की तैयारी करें ना, वो बोलेंगे सर 26 मील गलत लिखा हुआ, तो इसको आप सही कर दीजिए। तो मैं इसको सही कर देता हूँ, 26 मील 385 गज। ठीक है, तो टोटल ये दूरी होती है भाई स्टूडेंट्स। ठीक है, इस चीज़ को आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या खेल प्रतियोगिता प्रेरणा एक प्रभावशाली स्रोत है? तो खेल प्रतियोगिता प्रेरणा है ये, यस, एक प्रभावशाली स्रोत रहता है। ठीक है, जैसे आप मोटिवेशन मिलेगा ना खेलते वक्त, तो ये प्रभावशाली आपका रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 ऐसे खेलों के नाम लिखो जो टीम बनाकर खेले जाते हैं। तो इसमें भाई आपका हॉकी हो गया, ठीक है, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, और कौन कौन से नाम है भैया? यस, बिल्कुल सही आपने बताया, बास्केटबॉल है, हैंडबॉल है, कबड्डी है, खो खो है। ठीक है, तो ये सभी आपके क्या करते हैं, टीम बना के इनको खेला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेट बॉल भी है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, और भी बहुत सारे खेल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोला फेंकने में उसके गिरते समय कोण कितने का होता है? ठीक है, गिरते समय देखिए इसमें थोड़ा सा अलग लिखा हुआ ना, थोड़ा सा मैं इसको समझा दूंगा अब आप सभी को। यहाँ पे आपको ये समझना है कि 34.92, ठीक है, 34.92 डिग्री का कोण होता है। अब देखिए जहाँ से आप गोला फेंकते हैं ना, वो कुछ ऐसा सर्कल रहेगा। अब जो गोला फेंकते हैं ना, तो वो ये आपका जो देखिए, अब ये जो एक बीच में कोण बना ना, ये वाला, ठीक है, जो ये कोण बना ना, यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो कोण बना है, इसकी बात कर रहा है ये। तो ये क्या है, ये जो कोण बना है, ये वाला जो कोण है, तो ये होता है आपका 34.92 डिग्री का। मीन्स यहाँ पे जो खिलाड़ी खड़ा होगा ना, यहाँ पे वो क्या करेगा, यहाँ से गोला छोड़ेगा। ठीक है, और वो गोला उड़ता हुआ कहाँ पे जाके गिरेगा, आगे जाके गिरेगा, और जहाँ पे गिरा उसको हम मेजर कर लेते हैं। तो जो ये है ना, ये आपका जो सेक्टर, इसको हम बोलते हैं, ठीक है, एंगल या फिर सेक्टर बोला जाता है, सेक्टर, थ्रोइंग सेक्टर इसको वैसे नाम लिया जाता है। सो जो थ्रोइंग सेक्टर है 34.92 डिग्री का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एथलेटिक्स कितने प्रकार की होती है? तो एथलेटिक्स 2 प्रकार की होती है, ट्रैक इवेंट और फील्ड इवेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूल स्तर पर होने वाली प्रतियोगिता हेतु सीनियर वर्ग की आयु क्या रहती है? तो सीनियर वर्ग, ठीक है, तो सीनियर वर्ग में क्या है, आपकी सीनियर वर्ग के लिए जो आपकी आयु सीमा ये रहती है 19 वर्ष, मीन्स अंडर 19। ठीक है, आपने सुना होगा ना, अंडर 19, अंडर 14, अंडर 17, तो ये हमारी टीम के लिए रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेवलिन थ्रो की चाप, आर्क की जो मोटाई है या फिर कह सकते हो जो लंबाई है, कितनी रहेगी? तो आर्क की जो लंबाई है, ठीक है, यह यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि 0.75 सेंटीमीटर लिखा हुआ है ना। ठीक है, तो ये तो बाहर की तरफ रहती है, बाहर की तरफ कुछ इस तरह का रहेगा। मैदान थोड़ा सा मैं आपको बना के बता दूंगा ना, क्योंकि यार मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे जो है ना अच्छे से पास हो जाएं, बस और कुछ नहीं। देखो ये आपका ना जेवलिन के अंदर है ना, कुछ इस तरह का कोण बनेगा। अब इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे एक आर्क लगी होती है,
कुछ इस तरह की आर्क लगी हुई रहेगी, ठीक है, ये बाहर की तरफ निकल जाएगी। तो जो बाहर वाली निकली है ना, ये तो ये रहती है आपकी 75 सेंटीमीटर, और जो इसकी चौड़ाई की बात करें ना, चौड़ाई कितनी रहती है लाइन की, तो ये 7 सेंटीमीटर रहती है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे ये कि कपिल देव का संबंध है किस खेल से, तो कपिल देव हैं क्रिकेट खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टैंडर्ड ट्रैक कितने मीटर लंबा होता है, तो स्टैंडर्ड ट्रैक की लेंथ है, माप जो है ये 400 मीटर हो जाएगी। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है, तो ये 22 गज की पट्टी होती है, इस चीज़ को भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस दौड़ में सबसे अधिक गति के साथ भागा जाता है, तो 100 मीटर की जो दौड़ होती है ना, इसमें सबसे अधिक गति के साथ में भागा जाता है, और जो अभी तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो उसेन बोल्ट के नाम है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना, 9.58 सेकेंड, ठीक है, मैंने दशमलव लगा दिया भाई यहाँ पे, ठीक है, सेकंड रहता भाई ये, तो ये उसेन बोल्ट के नाम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित है, तो धनराज पिल्ले हैं हॉकी खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तरणताल मीन्स जो स्विमिंग पूल होता है, इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है, लंबाई रहेगी 50 मीटर और चौड़ाई रहेगी 25 मीटर। एक्सचेंज जोन की लंबाई, एक्सचेंज जोन है रिले रेसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो ये 20 मीटर था ना, अब इसको ना आप ठीक कर लीजिएगा, अब ये 20 मीटर नहीं रहा, अब ये 30 मीटर हो गया भाई, कितना हो गया 30 मीटर, थोड़ा सा इसको ठीक कर लेना बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 400 मीटर ट्रैक में 200 मीटर 400 मीटर ट्रैक में 200 मीटर ट्रैक के 200 मीटर दौड़ के लिए स्टैगर निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो स्टैगर निकालने का जो फॉर्मूला ना, तो यहाँ पे ये बताया गया है, ठीक है, W/n-1, ठीक है, और फिर -10 सेंटीमीटर और उसके बाद में 2 पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि जूडो के खेल के मैदान का नाम क्या है, तो जूडो का जो खेल का मैदान होता है उसको सियाजो कहा जाता है, ठीक है, सियाइजो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की उड़न परी व डिंग एक्सप्रेस के नाम से किसको जाना जाता है, तो उड़न परी, ठीक है, उड़न परी और डिंग एक्सप्रेस के नाम से, यहाँ पर देखिए डिंग एक्सप्रेस तो भाई वैसे तो हिमा दास को कहा जाता है, ठीक है, डिंग एक्सप्रेस, तो यहाँ पे उड़न परी के नाम से पीटी उषा को जाना जाता है, ठीक है, गोल्डन गर्ल अगर आपसे पूछ लिया जाए तो पीटी उषा कही जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि हरियाणा की किस खिलाड़ी को सन 2016 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया साक्षी मलिक को, 2016 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है, और ये पुरस्कार इनको इस वजह से मिला है कि इन्होंने 2016 का जो रियो ओलंपिक था उसमें भारत को कुश्ती के अंदर है ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है अपनी वेट कैटेगरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध किससे है, तो कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध, अब देखिए यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है ना, क्योंकि वो ये हरियाणा बोर्ड के से रिलेट है तो इसमें हरियाणा दिया हुआ है, वैसे जो कर्णम मल्लेश्वरी है वो आंध्र प्रदेश की रहने वाली है, हरियाणा के अंदर इनकी शादी हो रखी है, और सिडनी जो ओलंपिक हुआ था ना 2000 के अंदर, सन 2000 में सिडनी ओलंपिक हुआ था, तो इसमें इन्होंने वेट लिफ्टिंग के अंदर भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीपा मलिक का संबंध है किस खेल से, तो दीपा मलिक है एक पैरा एथलीट है, पैरा एथलीट का मतलब है भाई इनके ना ये पाँव से चल फिर नहीं सकती, तो इनका गेम है शॉट पुट, ठीक है, तो दीपा मलिक का संबंध है वो एथलेटिक्स से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड किस अंतर्राष्ट्रीय महिला के नाम है, तो क्रिकेट के अंदर है सबसे अधिक रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड है, ठीक है, भारत की कौन सी महिला, तो इसका नाम है मिताली राज। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस आयु वर्ग में लड़कियां और लड़कों के मुकाबले आगे होते हैं, तो यहाँ पर ये होते हैं ना 14 से 15 वर्ष, ठीक है, अंडर 14 आप इसको कह सकते हैं, अंडर 14 और अंडर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैडमिंटन से जुड़ी हुई किन्हीं भी 2 खिलाड़ियों के नाम है, ठीक है, आप इसमें साइना नेहवाल का नाम दिया हुआ है, ठीक है, ज्वाला गुट्टा का दिया हुआ है, पीवी संधू का नाम आप दे सकते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे एथलीट्स हैं जो बैडमिंटन खेलते हैं, उनके बारे में आप उनके नाम दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्रिकेट की एक शीर्ष भारतीय महिला खिलाड़ी का नाम बताइए, तो इसमें झूलन गोस्वामी है, ठीक है, मिताली राज है, ठीक है, हरमनप्रीत कौर है, तो भाई बहुत सारे खिलाड़ी हैं, तो उनके नाम याद कर लीजिएगा, 1-2 आपसे पूछ लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, चलिए थोड़ा सा एक बार वॉइस है ना, थोड़ा रिलैक्स ले लूँ भाई। चलिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि बॉक्सिंग की एक शीर्ष भारतीय महिला खिलाड़ी कौन सी है, तो बॉक्सिंग की एक जो शीर्ष महिला खिलाड़ी है ये है, इनका नाम है MC मैरी कॉम, ठीक है, तो MC मैरी कॉम है, तो भाई आपकी बॉक्सिंग की खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि खिलाड़ियों के कद बढ़ने की आयु सीमा लगभग क्या
आकी गई है। चलिए भाई, बीच में एक बाइक भी बीच में गुजर गई और आपको पता है कि मैं बाहर से आप सभी को अभी लाइव बैठ के पढ़ा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में कि लड़कियों का जो कद है ना, उनकी बढ़ने की जो आयु सीमा कितनी आकी गई है, तो लगभग जो लड़कियों की हाइट बढ़ती है ना, वो 16 से 17 वर्ष तक ही बढ़ती है। इसके बाद में थोड़ी सी स्टॉप हो जाती है, ठीक है। और आपने कंपेयर भी किया होगा, जो 7th 8th क्लास के स्टूडेंट्स हैं ना, उनमें लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की हाइट ज़्यादा रहती है और लड़कों की जो हाइट है वो कम रहती है। लेकिन जैसे ही आप 10th 11th और 10th 11th और 12th क्लास के अंदर पहुंचते हैं, तो वहाँ पर लड़कों की हाइट ज़्यादा हो जाती है और लड़कियों की कम हो जाती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अंतर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पर क्वेश्चन पूछा गया है कि जन्म के समय लड़कियों के दिल की धड़कन प्रति मिनट कितनी होती है, ठीक है। लड़कियों का पूछा गया, तो भाई वैसे आप ना छोटे बच्चों का आप इसमें थोड़ा ध्यान में रखिएगा। जो जन्म लेते हैं ना बच्चे, उनकी जो हार्ट बीट होती है ना, वो लगभग 140, ठीक है, लगभग 140 बीट पर मिनट रहती है। तो यहाँ पर 150 से 160 दिया हुआ है, तो आई थिंक ये थोड़ा सा मेरे ख्याल में देखने का विषय है। तो मैं इसको एक बार चेक ज़रूर कर लूँगा स्टूडेंट्स और फिर आपको बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों में महिलाओं ने कब भाग लिया था, ठीक है। ओलंपिक खेलों में महिलाओं ने प्रथम बार कब भाग लिया था, तो भाई यहाँ पर ना 1990 लिखा हुआ है, तो इसको आप थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा। मैं इसको ठीक कर देता हूँ। तो सन 1900 के अंदर है, ठीक है, पहली बार है, सन 1900 में महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिताली राज का खेल क्या है, तो मिताली राज है आपकी क्रिकेट खेल से संबंध रखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत को ओलंपिक 2000 में पदक दिलाने वाली महिला खिलाड़ी कौन है, तो जो सन 2000 के अंदर है आपका ओलंपिक खेला गया था, सिडनी ओलंपिक के नाम से इसमें जानते हैं, तो कर्णम मल्लेश्वरी ने भारत को वेट लिफ्टिंग में, ठीक है, भारोत्तोलन में मेडल दिलाया था। साइना नेहवाल ने किस खेल में लंदन ओलंपिक्स में पदक जीता है, तो साइना नेहवाल ने बैडमिंटन के अंदर है ब्रॉन्ज मेडल जीता है भारत के लिए। टेनिस की कोई 2 भारतीय महिला खिलाड़ियों के नाम बताइए, सानिया मिर्जा और अंकिता जैन यहाँ पर बता रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीवी संधू किस खेल से संबंधित है, तो पीवी संधू का गेम है बैडमिंटन। किन्हीं 2 अंतर्राष्ट्रीय महिला खिलाड़ियों के नाम बताइए, तो मारिया शारापोवा है, ठीक है, साइना नेहवाल है। इसके साथ में आप और भी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, जिसमें आपकी मैरी कॉम है, भारत से ही बहुत सारी हो जाएंगी, मैरी कॉम हो गई, मिताली राज हो गई, झूलन गोस्वामी हो गई, ठीक है। आपकी और भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं, जिसके भी नाम आपको याद आए ना, आप उसके ले सकते हैं। मारिया शारापोवा है, इसके साथ में आपकी सरीना विलियम्स है, वीनस विलियम है, जो भी आपको खिलाड़ी नाम आए उनकी आप जरूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है, तो सानिया मिर्जा है टेनिस खेल से संबंधित है। तैराकी की 2 भारतीय महिला खिलाड़ियों के नाम बताइए, तो एक का नाम है शिखा टंडन और दूसरी का है निशा मिलेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीवी संधू ने किस खेल में रियो ओलंपिक के अंदर है पदक जीता है, तो ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है। तो पीवी संधू ने बैडमिंटन का जो पदक है वो रियो ओलंपिक्स में, और इसके साथ में एक चीज़ और आप अभी इसमें ऐड कर लीजिएगा, कौन सा है, ये है आपका 2021 का जो टोक्यो ओलंपिक आपका खेला गया ना, तो ये आपको टोक्यो ओलंपिक में भी इन्होंने मेडल लिया है। तो लगातार 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी बन गई है ओलंपिक के अंदर। किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने कुश्ती में रियो ओलंपिक के अंदर कांस्य पदक जीता है, तो इनका नाम है साक्षी मलिक, और साक्षी मलिक है हरियाणा के रोहतक जिले के मोखरा गांव से संबंध रखती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन भारतीय महिला खिलाड़ियों के नाम लिखें जिन्होंने लंदन ओलंपिक्स में पदक जीते हैं, तो लंदन ओलंपिक्स 2012 में हुआ है, तो इसमें साइना नेहवाल और एमसी मैरी कॉम ने मेडल जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि पीटी ऊषा को सन 1984 के ओलंपिक खेलों में एथलेटिक्स में किस इवेंट में चौथा स्थान प्राप्त हुआ है, तो इनको 400 मीटर जो हार्डल रेस के अंदर है 1984 के जो ओलंपिक हुए थे, इसमें पीटी ऊषा को चौथा स्थान हासिल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंजलि भागवत और अपूर्वी चंदेला किस खेल से संबंधित है, तो अपूर्वी चंदेला और अंजलि भागवत का जो गेम है ये है शूटिंग का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपा करमारकर किस खेल से संबंधित है, तो जो दीपा करमारकर का खेल है ये है जिम्नास्टिक, और दीपा करमारकर ने 2016 का जो रियो ओलंपिक हुआ था, इसमें इन्होंने अपने इवेंट्स के अंदर 4th प्लेस हासिल की थी ओलंपिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि साक्षी मलिक किस खेल से संबंधित है, तो ये साक्षी मलिक है आपकी कुश्ती खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओलंपिक खेलों में महिलाओं ने एथलेटिक्स में भाग लेना कब शुरू किया था, तो ये इन्होंने 1928 के अंदर है, ठीक है। महिलाओं ने एथलेटिक्स की जो स्पर्धा है, एथलेटिक्स के जो इवेंट्स होते हैं, इसमें महिलाओं का पहली बार भाग है 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय महिला बॉक्सर ने 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीता है, तो ये है मैरी कॉम, ठीक है, बॉक्सिंग के लिए।
अंजू बॉबी जॉर्ज किस खेल से संबंधित है? तो अंजू बॉबी जॉर्ज है, अभी हाल फिलहाल के अंदर मैं बता दूं कि जो हमारी जो भारतीय एथलेटिक फेडरेशन है, इनके अंदर एक इनका बहुत ही उच्च पद है अभी अंजू बॉबी जॉर्ज का, और ये लॉन्ग जंपर हैं, ठीक है, लॉन्ग जंप की खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीता फोगाट किस खेल से संबंधित है? तो गीता फोगाट है, बबीता फोगाट है, ठीक है, तो ये आपकी यहाँ पर कुश्ती खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ, बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2019 जीतने वाली भारत की प्रथम महिला खिलाड़ी का नाम बताइए? तो इनका नाम है पीवी संधू। तो प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, लिटिल स्टूडेंट्स और मोर स्टूडेंट्स, सभी को मैंने यहाँ पर आज 200 नहीं भाई, 200 तो मैं सॉरी 200 क्वेश्चंस मैंने बोला था ना, 250 क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा। तो 250 के बाद में मैंने मेरे ख्याल में कुछ और क्वेश्चंस करवा दिए हैं प्लस, ठीक है, 250 प्लस मैंने क्वेश्चंस आपको करवा दिए। तो कैसे लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मैंने आज ये क्वेश्चंस करवाए हैं आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे, और इसके साथ में आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ में, और जो भी यहाँ पर टीचर्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने स्टूडेंट्स के साथ में शेयर ज़रूर करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।